अभी आनी चाहिए, देखो आगे। चलो गुड। पर कोई ऐसे लाइव दिख नहीं रहा यार। हाँ अभी आ गए। चलिए बच्चों, करेंगे शुरू। चलिए, विल बिगिन। बच्चों पूरा टॉपिक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसका हम आज रिवीजन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज जल्दी से आ जाइए, ज्वाइन कीजिए बेटा। चलो, और मैं चाहता हूँ ये टॉपिक आज हम बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें। वी शुड रिवाइज दिस टॉपिक इन अ वेरी वेल मैनर। चलिए, ना बेटा, अगर मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करूं, इफ आई वर टू टॉक अबाउट, ये टीवी चालू है? टिमटिम हो रही है, लाइट देखिए, टिमटिम नहीं हो रही? चलिए, चलिए बच्चों, ध्यान देखिए। तो दिस इज द टॉपिक भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही कहा था कि अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको बहुत अच्छे से समझना है, तो 2 से 3 चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी, तभी आपको ये टॉपिक क्या होगा, क्लियर होगा। सबसे पहला क्या था, इधर देखिए, फैक्ट, फैक्ट एंड इश्यू, रेलिवेंट फैक्ट और एविडेंस। ये 4 चीजें अगर हम समझे तो ही ये टॉपिक हमें क्या होगा, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इन अ गुड वे। तो सबसे पहले फैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? हर एक चीज जो हमारे सामने हो रही है, दैट इज फैक्ट। कोई भी एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, ऑर्डर ऑफ थिंग्स। ऑर्डर ऑफ थिंग्स मतलब जिस ऑर्डर में थिंग्स हैं, 2 चीजों का आपस में कोई रिलेशन, किसी व्यक्ति का क्या है, कोई सम पर्सन है सम ओपिनियन, जब उसका माइंड क्या है बच्चों, किसी व्यक्ति का कोई ओपिनियन है जब उसका माइंड क्या है, कॉन्शियस है। क्या है बच्चों, क्या ये फैक्ट एंड इश्यू है। तो कुछ भी बच्चों, पंखा घूम रहा है, हम बैठे हैं, लेक्चर चल रहा है, ये सारी चीजें क्या है बच्चों, रिलेशन ऑफ थिंग्स। मैं बटन चलाऊं, पंखा चालू हो जाए, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो ये फिजिकल फैक्ट है। कौन से फैक्ट है? फिजिकल फैक्ट। और एक होता है साइकोलॉजिकल फैक्ट। साइकोलॉजिकल फैक्ट मतलब एक व्यक्ति का, मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। क्या है ये फिजिकल फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है? ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ठीक है ना? और ये तो हो गई एक्ट में जो डेफिनेशन लिखी हुई है। बट अगर प्रैक्टिकल डेफिनेशन देखो, क्या है बच्चों, एक ऐसे फैक्ट, फैक्ट का मतलब ऐसे फैक्ट जिनके ऊपर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। फैक्ट स्टेटेड बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी। एक पार्टी बोलती है कि भाई आज दिन है, और दूसरी पार्टी भी इस चीज को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले कि आज दिन है। एक पार्टी बोलती है कि मर्डर के वक्त मैं वहां पे मौजूद था, दूसरी पार्टी भी इसको क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। क्या बन गया ये, क्या बन गया ये बन गया फैक्ट। सेकंड है फैक्ट एंड इश्यू। फैक्ट एंड इश्यू का मतलब क्या होता है, वजह, डिस्प्यूट, झगड़ा। तो बच्चों, फैक्ट स्टेटेड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर पार्टी। मतलब अगर ये, एक मिनट, ये लॉ की डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन है? जनरल डेफिनेशन। एक फैक्ट एक पार्टी बोलती है, लेकिन दूसरी पार्टी क्या करती है, फैक्ट स्टेटेड बाय वन पार्टी बट डिनाइड बाय द अदर। एक पार्टी फैक्ट बोलती है और दूसरी पार्टी क्या करती है, उसको मानती है या इंकार कर देती है? इंकार। डिस्प्यूट है जिसके ऊपर तुमने ही मर्डर किया है, मैं क्या बोलता हूं, तुमने ही, राम तुमने ही मर्डर किया है, राम क्या बोलते हैं, नहीं मैंने मर्डर नहीं किया है। तो क्या है बच्चों, विवाद हो गया। क्या हो गया बच्चों, विवाद, झगड़े की वजह, डिस्प्यूट का वजह, इसको बोलते हैं फैक्ट एंड इश्यू। अब अच्छा, ये फैक्ट एंड इश्यू क्या है, ये तो होगी जनरल मीनिंग जो मैंने आपको दी। फैक्ट इन इश्यू क्या है बच्चों, फैक्ट इन इश्यू ही वो चीज है जिससे क्या फिक्स होता है, किसी पार्टी की राइट और लाइबिलिटी फिक्स होती है। फैक्ट इन इश्यू के चलते ही क्या होगा, किसी पार्टी का केस में क्या होगा बच्चों, राइट या फिर लाइबिलिटी फिक्स होती है। इधर देखिए, फैक्ट
वेदर इटसेल्फ, खुद से या फिर दूसरे फैक्ट के साथ मिलके, असर्टेड और डिनाइड। असर्टेड मतलब स्टेटेड, बोले गए हैं। असर्टेड का मतलब क्या होता है, बोले गए हैं या फिर डिनाई किए गए हैं, और जिससे क्या फिक्स हो जाती है, पार्टीज की राइट्स और लाइबिलिटीज फिक्स हो जाती हैं। इसका अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं फैक्ट एंड इश्यू, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज रेलिवेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्या है बच्चों, जो अगला डिस्कशन है दैट इज ऑन रेलिवेंट फैक्ट। क्या है बच्चों रेलिवेंट फैक्ट, एक मिनट बेटा। हाँ बच्चों, हाँ जी। तो पहला हो गया फैक्ट, दूसरा हो गया फैक्ट एंड इश्यू, झगड़े की वजह, और इसी से ही फैक्ट इन इश्यू से ही किसी भी पार्टी की राइट या फिर किसी भी पार्टी की लाइबिलिटी फिक्स होती है। कोई पार्टी के ऊपर किसी पार्टी को जेल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये किसे फिक्स होगा बच्चों, फैक्ट एंड इश्यू से, रेलिवेंट फैक्ट। बच्चों एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इस टॉपिक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरा टॉपिक ही किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, रेलिवेंट फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। बच्चों कोई भी फैक्ट ध्यान से, रेलिवेंट फैक्ट का मतलब एक फैक्ट है जो क्या है बच्चों, ओए, एक फैक्ट है जो इश्यू से, इश्यू मतलब झगड़ा, उससे इस कदर कनेक्टेड है, उससे इस कदर कनेक्टेड है कि कोर्ट उसे क्या मान सकता है, रेलिवेंट मान सकता है। तो रेलिवेंट फैक्ट का मतलब एक फैक्ट जो किससे कनेक्टेड है, किसी दूसरे रेलिवेंट फैक्ट से भी कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, किसी दूसरे रेलिवेंट फैक्ट से भी कनेक्टेड है, या फिर फैक्ट एंड इश्यू से कनेक्टेड है। कि किस तरह कनेक्टेड है, इस तरह कनेक्टेड है कि कोर्ट उसे क्या मान सकता है, रेलिवेंट मान सकता है। अब किस तरह से कनेक्टेड है, एक फैक्ट किस तरह से कनेक्टेड होगा इश्यू से, एक फैक्ट इश्यू से किस प्रकार से कनेक्टेड होगा, कुछ दिमाग मत लगाना, जैसे कहां पे लिखा हुआ है, जैसा बीएसए में लिखा हुआ है, मोटिव, प्रिपरेशन, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, प्रीवियस कंडक्ट, पार्टीज जो कंट्रोवर्सी का पार्ट है, किसी जगह का कस्टम, किसी जगह का राइट के ऊपर किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट। अगर आपको याद हो, हमने बहुत सारे क्या देखे हैं बच्चों, हमने क्या देखे हैं, बहुत सारे हमने रेलिवेंट फैक्ट्स के क्या देखे हैं, टाइप्स देखे हैं। ठीक है, सो रेलिवेंट फैक्ट का मतलब क्या है, क्या इनको स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है, ओए रेलिवेंट फैक्ट को क्या बीएसए में स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है, नहीं किया गया है। ठीक है, अ फैक्ट कनेक्टेड विद फैक्ट इन इश्यू। अच्छा, सिर्फ फैक्ट इन इश्यू से या रेलिवेंट फैक्ट से भी, रेलिवेंट फैक्ट से भी। देखो, शाम ने मर्डर किया है, मैं उस वक्त मौजूद था वहां पे, श्याम ने मर्डर किया है, मैं उस वक्त, एक मिनट, मैंने ही श्याम का मर्डर किया है, ये क्या है बच्चों, ये फैक्ट एंड इश्यू है। क्या मैंने ही, क्या दुष्यंत सर ने ही श्याम का मर्डर किया है, क्या ये फैक्ट एंड इश्यू है। और मैं मर्डर की जगह पे खड़ा था, ऐसा तनिष्का ने देखा है, क्या है ये एक रेलिवेंट फैक्ट है, जरूर जो किससे कनेक्टेड है, फैक्ट एंड इश्यू से। अच्छा, मर्डर के 2 घंटे पहले, मर्डर के 2 घंटे पहले तनिष्का ने मुझे और श्याम को साथ में देखा था, श्याम का मर्डर हुआ है, तो तनिष्का ने मर्डर के 2 घंटे पहले मुझे और श्याम को देखा। तो तनिष्का का देखना किससे कनेक्टेड है, फैक्ट एंड इश्यू से कनेक्टेड है, रेलिवेंट फैक्ट से कनेक्टेड है, रेलिवेंट फैक्ट से। मर्डर के पहले 2 घंटे मैं और श्याम साथ थे, ये रेलिवेंट फैक्ट है। क्या मर्डर मैंने किया है, ये फैक्ट है। तो हमेशा याद रखना, रेलिवेंट फैक्ट किससे कनेक्टेड हो सकता है, दूसरे रेलिवेंट फैक्ट से भी कनेक्टेड हो सकता है, और फैक्ट एंड इश्यू से भी कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो एक सिंपल वे में फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट क्या है, एक फैक्ट जो किससे कनेक्टेड है, फैक्ट एंड इश्यू से कनेक्टेड है या रेलिवेंट फैक्ट से कनेक्टेड है। कैसे, कैसे कनेक्टेड है, कुछ भी दिमाग पर लगाना, जैसा तरीका कहां पे बताया है, तो बीएसए में दुनिया भर के क्या बताए गए हैं, रेलिवेंट फैक्ट के टाइप्स बताए गए हैं। बीएसए में क्या बताया गया बच्चों, दुनिया भर के रेलिवेंट फैक्ट के टाइप बताए गए। ठीक है, ध्यान देखो, द कोर्ट विल कंसीडर अ फैक्ट एज रेलिवेंट व्हेन द फैक्ट इज कनेक्टेड विद द इश्यू इन द मैनर। कोर्ट किसी भी फैक्ट को रेलिवेंट कब मानता है बच्चों,
कोर्ट किसी भी फैक्ट को रेलिवेंट तब मानता है जब एक फैक्ट किससे कनेक्टेड है, इश्यू से कनेक्टेड है या रेलिवेंट फैक्ट से ही कनेक्टेड है। कैसे? उस तरीके से जो कहां पे लिखा हुआ है, बीएसए में लिखा हुआ है। नाउ सेक्शन 3, एविडेंस किसका दे सकते हो बच्चों आप? एविडेंस। अच्छा, एविडेंस क्या है? एविडेंस भी एक फैक्ट है। एविडेंस भी क्या है? एक जिसकी रेलिवेंसी कोर्ट ने क्या कर ली है, कोई भी फैक्ट रेलिवेंट है। इस मर्डर में श्याम मौजूद था, मर्डर के दिन श्याम मौजूद था, राम के मर्डर के दिन श्याम मौजूद था, ये कोर्ट ने क्या कर लिया है, तो ये क्या बन गया? एविडेंस बन गया। सो एविडेंस क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज एन एविडेंस? एविडेंस भी एक प्रकार से फैक्ट ही है। सो आप एविडेंस किस चीज का दे सकते हो? एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट बेटा? फैक्ट इन इश्यू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स एंड नो अदर फैक्ट्स। तो बच्चों आप एविडेंस, एविडेंस आप किसका दे सकते हो? मतलब कोई फैक्ट, मतलब एविडेंस का मतलब क्या है? कोई भी फैक्ट जिसको कोर्ट क्या मान ले, रेलिवेंट मान ले। सो आप एविडेंस किसका दे सकते हो? या तो फैक्ट इन इश्यू का दे सकते हो या फिर रेलिवेंट फैक्ट का दे सकते हो। और किसी भी चीज का आप एविडेंस क्यों नहीं दे सकते? और किसी, अरे कोर्ट इंटरेस्टेड थोड़ी ना है, कोर्ट के पास ऑलरेडी हजारों काम है, कोर्ट इस चीज में दिलचस्पी। तो आप अगर मान लीजिए राम का मर्डर हुआ है तो आप कोर्ट में सिर्फ क्या स्टेटमेंट दीजिए? आप ऐसा स्टेटमेंट दीजिए जो किससे कनेक्ट करता है, रेलिवेंट फैक्ट से कनेक्ट करता है, या फिर किससे कनेक्ट करता है, फैक्ट इन इश्यू से कनेक्ट करता है। एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस फैक्ट इन इश्यू मतलब क्या सच में राम का मर्डर हुआ है, राम ने सुसाइड किया है? मतलब आप जो भी कोर्ट में बयान देंगे, जो भी आप कोर्ट में स्टेटमेंट देंगे, आप कोर्ट में जो भी स्टेटमेंट देंगे वो किससे रिलेट करना चाहिए? क्या फैक्ट इन इश्यू है या नहीं है? क्या राम का मर्डर हुआ है, ये फैक्ट इन इश्यू है? नहीं, राम ने सुसाइड किया है, ठीक है, कोई फैक्ट इन इश्यू है ही नहीं। रेलिवेंट फैक्ट से क्या मर्डर के दिन राम और श्याम साथ में घूम रहे थे? तो आप जो भी कोर्ट में क्या दें, सेक्शन 3 क्या बोलता है, आप कोर्ट में जो भी क्या दें, एविडेंस दे, वो किससे रिलेट करना चाहिए? या तो फैक्ट इन इश्यू से रिलेट करना चाहिए या फिर रेलिवेंट फैक्ट से। ठीक है। सेक्शन 3 डज नॉट गिव राइट टू एनी पर्सन टू प्रूव अ फैक्ट। सेक्शन 3 उस व्यक्ति को फैक्ट प्रूव करने का अधिकार नहीं देता जो व्यक्ति किसी लॉ के अंतर्गत क्या है, जो व्यक्ति किसी लॉ के अंतर्गत किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए क्या है, डिसएंटाइटल्ड है। मतलब जैसे मैंने आपको सीधी बात बोली थी, जैसे पत्नी अगर अपने पति के खिलाफ कोई फैक्ट दे तो क्या कोर्ट उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज लीगल रेलिवेंसी एंड लॉजिकल रेलिवेंसी। प्लीज हियर बच्चों, फैक्ट जो लीगली रेलिवेंट है बट लॉजिकली क्या है, इरेलीवेंट है, तो क्या कोर्ट उन्हें कंसीडर करेगा? यस। जैसे अपन ने एडमिशन और कन्फेशन पढ़ा था, मैं उसके अगर आपको एग्जांपल दे दूं बच्चों, एक व्यक्ति ने पुलिस वाले के सामने बोल दिया कि मैंने मर्डर नहीं किया है। पुलिस वाले के सामने क्या बोल दिया कि मैंने मर्डर नहीं किया है, बट कोर्ट में उसने क्या कर लिया, कोर्ट में उसने कबूल कर लिया कि मैंने मर्डर किया है। तो कोर्ट में जो आप करते हुए एडमिशन है कन्फेशन है? कन्फेशन है। तो बच्चों अगर आपने कोर्ट में कबूल कर लिया कि मैंने मर्डर किया है, ये लीगली रेलिवेंट है। कन्फेशन इज लीगली रेलिवेंट। पुलिस वालों के सामने आपने क्या किया था, कन्फेशन या एडमिशन? एडमिशन किया था। तो भले अब वो तो वकील बोल रहे नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, कोर्ट के सामने ये गलत बोल रहा है, इसने तो पुलिस वालों के सामने बोला था कि इसने मर्डर नहीं किया है। सो ये जो कोर्ट में बोल रहा है वो टोटली इररिलेवेंट है। क्या मानोगे, इररिलेवेंट मानोगे या नहीं मानोगे? तो बच्चों लॉजिकली भले इररिलेवेंट हो, लॉजिकली भले क्या हो कि उसने पुलिस वालों के सामने क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने मर्डर नहीं किया है, लेकिन उसने कोर्ट में क्या कर दिया, उसने कोर्ट में क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो कोर्ट में उसने जो एक्सेप्ट किया दैट इज लीगली रेलिवेंट। तो एक फैक्ट अगर लीगली रेलिवेंट है तो भले वो लॉजिकली इरेलीवेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ अ फैक्ट इज लीगली रेलिवेंट, इफ अ फैक्ट इज लीगल, मेरे पास अपनी बहन को मारने की वजह थी, आई हैव अ मोटिव, मोटिव पता है ना, मोटिव इज लीगली रेलिवेंट। मोटिव इज मेरे पास मेरी बहन को मारने की एकदम लीगल वजह थी, प्रॉपर लॉजिक था, प्रॉपर कारण था मेरी बहन को मारने का। ठीक है, और ये लॉजिकली क्या, लीगली क्या है, मोटिव इज लीगली रेलिवेंट, मोटिव इज लीगली। तो क्या नहीं यार ये व्यक्ति अपनी बहन को, कोई व्यक्ति अपनी बहन को कैसे मार सकता है, तो भले ये लॉजिकली क्या हो, इरेलीवेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पुलिस वालों के पास, प्रोसिक्यूशन के पास सबूत है, किसी से सबूत है,
कि दुष्यंत सर के पास अपनी बहन को मारने का क्या था, मोटिव था। तो एक फैक्ट अगर क्या है, लीगली रेलिवेंट है पर लॉजिकली इरेलीवेंट है, क्या कोर्ट उसे कंसीडर करेगा? यस। उल्टा कर लो, फैक्ट लॉजिकली रेलिवेंट बट लीगली इरेलीवेंट, उल्टा कर दो। पुलिस के सामने आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने मर्डर किया है, लॉजिकली रेलिवेंट है, बट आपने जज के सामने क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैंने कोई मर्डर किया नहीं है, क्या उसे फैक्ट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। और फैक्ट अगर लॉजिकली भी रेलिवेंट है और लीगली भी रेलिवेंट है, मतलब वाइफ ने अपने हस्बैंड को मर्डर करते देखा, वाइफ ने पुलिस वालों के सामने ही बता दिया और कोर्ट के सामने ही बता दिया, तो मतलब लीगली भी रेलिवेंट हो सकता है और लॉजिकली भी रेलिवेंट हो सकता है, बट पब्लिक पॉलिसी के आधार पे क्या नहीं किया जाएगा बच्चों, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कोर्ट उसे क्या कर सकता है? इग्नोर कर सकता है। उसके बाद अ जज में कंसीडर वन फैक्ट एज एविडेंस ऑफ अदर व्हेन इन द कोर्ट ही सेज दैट सच फैक्ट वाज व्हाट बेटा, लीगली इररिलेवेंट। मतलब एक जज क्या कर सकता है, एक बंदा सेम पुलिस वाले के सामने क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, पुलिस वाले के सामने क्या कर लेता है, एक मिनट पॉइंट पढ़ो क्या है, एक जज एक फैक्ट को क्या मान सकता है, रेलिवेंट मान सकता है, किसके लिए, किसी दूसरे फैक्ट के लिए, लेकिन कोर्ट में क्या बोल सकता है कि नहीं यार अब वो क्या है, लीगली इरेलीवेंट है। मतलब पहले हम क्या मान रहे थे उसको, लॉजिकली रेलिवेंट, मतलब पहले हम उसको रेलिवेंट मान रहे थे, लेकिन जज कोर्ट में क्या बोल देता है कि नहीं यार मैं नहीं मानूंगा, क्यों, क्योंकि लीगली क्या है वो, कौन एग्जांपल देगा, पहले हम उसे रेलिवेंट मान रहे थे, लेकिन फिर बाद में कोर्ट ने, बाद में जज ने बोला कि नहीं यार अब हम नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि लीगली क्या है, इरेलीवेंट है। बताइए, अरे सीधी बात है, तुमने पुलिस वाले के सामने एक्सेप्ट कर लिया क्या कि तुमने मर्डर किया, तो जज ने क्या मान लिया, तुमने पुलिस वाले के सामने जो मर्डर करने का स्वीकार किया है, जज ने उसको क्या मान लिया, रेलिवेंट मान लिया। लेकिन फिर बाद में कोर्ट में वो बंदा क्या हो गया, पलट गया, कोर्ट में वो बंदा क्या हो गया, पुलिस वाले के सामने दिए गए बयान को कोर्ट ने क्या मान लिया, रेलिवेंट मान लिया, ओके, लेकिन वो बंदा कोर्ट में क्या कर गया, पलट गया, तो क्या होगा, तो कोर्ट बोल देगा कि अब मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि लीगली क्या है, इररिलेवेंट है, क्योंकि बंदा अपनी बात से क्या हो गया, पलट गया ना। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया, बट ठीक है, ये वाला जो वो वाला एग्जांपल था, कौन सा, कि बंदा कोर्ट पुलिस वाले के सामने एक्सेप्ट करके अगर कोर्ट से क्या हो, कोर्ट में क्या करता है, पलट जाता है, तो जज क्या बोलेगा कि अब वो लीगली रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज फैक्ट इन इश्यू और इश्यू ऑफ फैक्ट। क्या होते हैं बच्चों, इन फैक्ट इन इश्यू कहां पे होता है बच्चों, क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में देयर इज अ डिस्प्यूट ओवर द फैक्ट्स। सुनिएगा ध्यान से एवरीवन, क्रिमिनल केसेस में देयर इज ऑलवेज डिस्प्यूट ओवर फैक्ट्स, करेक्ट और नॉट। क्रिमिनल केसेस में ज्यादा फैक्ट्स के ऊपर डिस्प्यूट होता है या नहीं होता है, नहीं, क्रिमिनल केसेस में डिस्प्यूट किसके ऊपर होता है, फैक्ट के ऊपर, ज्यादा फैक्ट्स नहीं होते। क्या श्याम ने ही इसका मर्डर किया, नहीं, सबसे पहली बात, क्या रोशनी का मर्डर हुआ है, ये फैक्ट इन इश्यू है। क्या श्याम ने ही रोशनी का मर्डर किया है, एक मिनट, क्या श्याम ने रोशनी का मर्डर किया, श्याम से पूछा हमने क्या श्याम तुमने मर्डर किया है, श्याम ने बोल दिया नहीं किया है, फैक्ट इन इश्यू। सो इन क्रिमिनल केसेस देयर आर डिस्प्यूट ओवर फैक्ट्स, क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, डिस्प्यूट ओवर फैक्ट्स होता है। लेकिन सिविल केसेस में, सिविल केसेस में आई टेल यू प्रैक्टिकली, आई टेल यू, मैंने आपको सीपीसी पढ़ाया, सिविल केसेस में क्या होता है, प्लेंटिफ क्या करता है, अपनी प्लेंट करता है, शिकायत करता है, शिकायत में वो क्या करेगा, डिफेंडेंट के ऊपर 50 आरोप लगाएगा, डिफेंडेंट क्या करेगा, अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा और डायरेक्टली सारे आरोपों को क्या कर देगा, डिनाई कर देगा, ऐसे ही होता है। तो उसने 50 आरोप लगाए और इसने 50 आरोप क्या कर दिए। अब बच्चों कोर्ट को अब किसकी जिम्मेदारी आ गई, तो कोर्ट के सामने क्या आ गए, फैक्ट्स आ गए, कोर्ट के सामने क्या हो गए, लेकिन क्या हर फैक्ट फैक्ट इन इश्यू है, सिविल केसेस में उसने 50 शिकायतें की, तो क्या 50 की 50 शिकायतें फैक्ट इन इश्यू है, नहीं, क्योंकि इसने तो 50 की 50 क्या कर दी, डिफेंडेंट डिनाई कर दी। तो कौन से केस में, सिविल केसेस में जो फैक्ट्स कोर्ट को बताए जाते हैं उन फैक्ट्स के आधार पे कोर्ट क्या करता है, उन फैक्ट्स के आधार पे कोर्ट इश्यूज फिक्स करता है। सो कोर्ट फिक्सेस इश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। अब इसमें भी पूरा नहीं है, इसमें क्या है बच्चों, देखो, द कोर्ट हैज टू फॉर्म इश्यूज आउट ऑफ द फैक्ट्स, कैसे, टू द आंसर्स ऑफ द पार्टी इन रिलेशन टू सच इश्यूज। अब फिर कोर्ट क्या करता है, कोर्ट इश्यू फिक्स करता है, उसके बाद कोर्ट क्या बोलेगा,
पार्टी से पूछेगा कि ये इश्यूज के ऊपर तुम्हारा डिस्प्यूट है, चलेगा। पार्टी जब जवाब देंगी उसके आधार पे क्या फिक्स होगा, इश्यू फिक्स होगा। सो सिविल केसेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रिमिनल केसेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज डिस्प्यूट ओवर फैक्ट्स। क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस में पार्टीज कोर्ट को क्या बताती हैं, फैक्ट्स बताती हैं, और उन आधार पे कोर्ट इश्यूज फिक्स करता है, डायरेक्टली या फिर पार्टी से पूछ के, पार्टीज का जवाब सुनकर, ठीक है। नाउ फंडामेंटल रूल्स ऑफ एविडेंस क्या है बच्चे, फंडामेंटल रूल्स ऑफ एविडेंस मुझे बताओ क्या है, मत बिना देखे बता दो। इस पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अपन ने क्या पढ़ा है, सीधी बात है, ऐसे फैक्ट जो क्या है बच्चों, जो कनेक्टेड है किससे, या तो इश्यू से या फिर रेलिवेंट फैक्ट से, कोर्ट उन्हें क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोर्ट हर फैक्ट को क्या माने, जरूरी नहीं है कोर्ट हर फैक्ट को क्या माने, क्यों, क्योंकि अगर वो अदरवाइज प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, अदरवाइज प्रूफ हो गया, तो मेरे पास मेरी बहन को मारने की वजह थी, क्या ये रेलिवेंट है, हाँ। बट कोर्ट को यह समझ में आया कि दुष्यंत सर की वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वजह तो मेरी बहन के पति के पास थी उसको मारने की, तो मेरी वाला जो फैक्ट था, क्या कोर्ट उसे रेलिवेंट मानेगा या नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। इधर देखो, तो फंडामेंटल रूल ऑफ एविडेंस क्या है, नो फैक्ट्स अदर देन दोज हैविंग व्हाट बेटा, रेशनल प्रोबेटिव वैल्यू शैल बी एडमिटेड एज एविडेंस। मतलब कौन से फैक्ट को कोर्ट एविडेंस मानेगा, जो कनेक्टेड है। कनेक्टेड को उन्होंने कैसे बोला है, ऐसे फैक्ट जिनकी क्या है, ऐसे फैक्ट जिनकी रेशनल प्रोबेटिव वैल्यू है, कोर्ट उन्हीं को क्या मानेगा बच्चों, कोर्ट उन्हीं को एविडेंस मानेगा। क्या इस चीज से आप अग्री करते हो। उसके अलावा सीधी बात है, रेशनल प्रोबेटिव वैल्यू मतलब, रेशनल का मतलब रीजनेबल, प्रोबेटिव मतलब संभावित, तो कहीं ना कहीं कोर्ट उसी फैक्ट को एज एन एविडेंस एक्सेप्ट करेगा जो क्या है, जो कहीं ना कहीं जिसकी संभावना है, रीजनेबल संभावना है कि वो इश्यू से क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है, या रेलिवेंट फैक्ट से क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है। अच्छा, और दूसरा, क्या इन फैक्ट्स को, जिन फैक्ट्स की रेशनल प्रोबेटिव वैल्यू है, क्या कोर्ट उन्हें हमेशा एविडेंस मानेगा। जिन फैक्ट्स की रेशनल प्रोबेटिव वैल्यू है, क्या कोर्ट उन्हें हमेशा एविडेंस मानेगा, नहीं। कब तक, कोर्ट उन्हें तभी एविडेंस मानेगा अगर कुछ और साबित नहीं हो जाता। Facts having rational probability value will be admitted unless they are excluded by the rule of paramount importance. What does that mean? Paramount importance मतलब, paramount मतलब सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मेरे पास मोटिव था अपनी बहन को मारने का, कोर्ट इसको क्या मान रहा था, कोर्ट इसको रीजनेबल प्रोबेटिव वैल्यू मान रहा था, और कोर्ट इसको क्या मान रहा था, एविडेंस मान रहा था। लेकिन कोर्ट को बाद में समझ में आया कि दुष्यंत सर से ज्यादा अच्छी वजह, दुष्यंत सर से ज्यादा स्ट्रांग वजह राधा को मारने की किसके पास थी, उसके पति के पास थी। तो मेरा वाला जो फैक्ट था, कोर्ट उसे कंसीडर करेगा या उसे एक्सक्लूड कर देगा, किसके, कौन से रूल के हिसाब से, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। पैरामाउंट इंपॉर्टेंस मतलब कोर्ट के पास और अधिक, कोर्ट के पास और अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, अब या और ज्यादा वैल्यूएबल फैक्ट अवेलेबल है, तो कोर्ट मेरे वाले फैक्ट को क्या कर देगा, हटा देगा। प्रिजम्पशन, मुझे बताइए कितने टाइप के प्रिजम्पशंस, बीएसए में कितने टाइप के प्रिजम्पशन है। पहला मे प्रिज्यूम, पहला क्या है, दूसरा शैल प्रिज्यूम, और तीसरा कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मे प्रिज्यूम, ऐसे फैक्ट जो कोर्ट क्या कर लेगा, कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे फैक्ट जो कोर्ट क्या कर सकता है, इधर देखो, केस इन केस इट इज प्रोवाइडेड इन बीएसए दैट कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट। अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखा है कि कोर्ट क्या कर सकता है, किसी फैक्ट को क्या कर सकता है, प्रिज्यूम कर सकता है। द कोर्ट में कंसीडर सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड। मैंने आपको जो चार्ट बनवा के दिया था, इफ यू रिमेंबर, साबित करवाएगा कोर्ट, क्या करवाएगा। तो जहां पे भी कोर्ट में, जहां पे भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखा है क्या, कि अगर दो कपल साथ में रहते हैं, मतलब एक कपल अगर साथ में रहता है, तो कोर्ट में प्रिज्यूम कि दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है, कहां पे लिखा हुआ है, कहां पे लिखा हुआ है, बीएसए में लिखा हुआ है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, उन्हें हस्बैंड वाइफ मान सकता है। कब तक, जब तक ये डिस्प्रूव नहीं हो जाता, या फिर कोर्ट पार्टीज को बोल सकता है, क्या बोल सकता है, कि साबित करो। तो मे प्रिज्यूम वाला कौन सा फैक्ट है बच्चों, भाई मे प्रिज्यूम का मतलब एक ऐसा फैक्ट, जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से क्या है,
कनेक्टेड है। तो कोर्ट क्या मान सकता है, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है, कोर्ट क्या कर सकता है, प्रिज्यूम कर सकता है उस फैक्ट को, ठीक है। और इसको बोले मे प्रिज्यूम, और मे प्रिज्यूम मतलब कोर्ट फैक्ट को प्रिज्यूम कब करेगा, कोर्ट कब मान लेगा कि ये एविडेंस है, कोर्ट एविडेंस कब मानेगा, उस फैक्ट को एविडेंस कब मान लेगा, नंबर वन जब तक वो कुछ और साबित ना हो जाए, या फिर कोर्ट पार्टीज को बोल सकता है कि मुझे साबित कर दो और मैं मान लूंगा कि तुम सही बोल रहे हो। शैल प्रिज्यूम मतलब अगर बीएसए में कहीं लिखा है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम दिस, कोर्ट शैल प्रिज्यूम दिस फैक्ट, तो कोर्ट उसे प्रूफ, कोर्ट उसे मान ही लेगा एविडेंस, कब तक, जब तक कुछ और साबित ना हो जाए। और तीसरा कंक्लूसिव प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय बीएसए टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अदर, जैसे मैंने आपको बताया था एक कपल 280 दिन तक अगर क्या रहता है, साथ रहता है, और उनके, अच्छा इसमें एक और चीज है कि डिवोर्स के 110 दिन के अंदर, एक और बीएसए में कहीं लिखा हुआ है कि डिवोर्स के 110 दिन के अंदर अगर जो औरत है वो प्रेग्नेंट होती है तो इट शैल बी प्रिज्यूम कंक्लूसिव प्रूफ, इट्स अ कंक्लूसिव प्रूफ, नॉट शैल प्रिज्यूम, इट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ कि वो जो बच्चा है, औरत के पेट में जो बच्चा है, दैट इज लेजिटिमेट चाइल्ड। किसका लेजिटिमेट चाइल्ड है, डिवोर्स्ड हस्बैंड का। तो शैल प्रिज्यूम, एक मिनट, तो कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या होता है, ऐसे फैक्ट जो कोर्ट हमेशा सही मानेगा और कोर्ट आपको मौका भी नहीं देगा कि उसको क्या करो, आप डिस्प्रूव करो। सो कंक्लूसिव प्रूफ इज व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय बीएसए टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अदर। जब बीएसए में ही लिखा है, कहां पे लिखा हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखा है कि अगर, कि जैसे, अच्छा ये कहां लिखा होता है, प्रोविजंस पे लिखा होता है, कहां पे लिखा होता है, जब बीएसए में ही लिखा हुआ है कि अगर डिवोर्स के 110 दिन के अंदर औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो बच्चा क्या है, वो लेजिटिमेट चाइल्ड ही माना जाएगा। क्या है ये, बीएसए में लिखा हुआ है। तो क्या कोर्ट उसके पति को या किसी और को डिस्प्रूव करने का मौका देगा, नहीं। कंक्लूसिव प्रूफ, इसके ऊपर अब कोई भी बहस, तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां पे बीएसए में क्या लिखा है, कंक्लूसिव प्रूफ करके लिखा हुआ है। तो कोर्ट, द कोर्ट शैल नॉट अलाउ एविडेंसेस टू डिस्प्रूव सच फैक्ट, कोर्ट क्या नहीं करेगा, कोर्ट क्या नहीं करेगा, एविडेंसेस अलाउ नहीं करेगा किस चीज के, उस फैक्ट को डिस्प्रूव करने के। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। तो सबसे पहला क्या है, मे प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम मतलब साबित करो, मतलब कोर्ट उस फैक्ट को तभी प्रिज्यूम करेगा जब एक पार्टी क्या करे, साबित करे। शैल प्रिज्यूम, कोर्ट उस फैक्ट को तभी एक्सेप्ट करेगा अगर कुछ और साबित ना हो जाए। और कंक्लूसिव प्रूफ, कोर्ट इसको 100% मानेगा ही, इसको एविडेंस ही मानेगा, और कोर्ट किसी पार्टी को मौका नहीं देगा इसको क्या करने का, डिस्प्रूव करने का। नाउ प्रिजम्पशन, अब ये मैंने यहाँ पे क्या दिए हैं बच्चों, प्रिजम्पशन के अलग अलग क्या दिए हैं एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कि अगर कोई भी ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर कोई सर्टिफिकेट के ऊपर क्या कर दे, साइन कर दे, सर्टिफाई कर दे, तो क्या होगा बच्चों, कोर्ट शैल प्रिज्यूम इट जेन्युइन। शैल प्रिज्यूम मतलब जब तक कुछ और साबित नहीं होता कोर्ट इसको क्या मानेगा, एविडेंस मानेगा या नहीं मानेगा। हाँ, अगर डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कौन सर्टिफाई कर दे, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर, इंडिया में या इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर, तो क्या माना जाएगा, अरे क्या माना जाएगा, कोर्ट इसको क्या करेगा, शैल या मे प्रिज्यूम। तो इंडिया के बाहर का कोई ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो क्या कर दे, किसी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई कर दे, किससे रिलेटेड, इंडिया के बाहर कोई केस चल रहा है उससे रिलेटेड, तो कोर्ट उसको शैल या मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम मतलब कोर्ट बोल सकता है कि साबित करो ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, साबित करो ये डॉक्यूमेंट क्या है, जेन्युइन है। अगर कोर्ट में कोई चार्ट वगैरह प्रिज्यूम, मैप वगैरह प्रेजेंट किया जाता है जो गवर्नमेंट ने इश्यू किया है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, उस चार्ट की जानकारी क्या मान सकता है, सही मान सकता है। तो बच्चों फिर एक और है कोर्ट में प्रिज्यूम कि इलेक्ट्रॉनिक एसएमएस या इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जिसने सिस्टम में क्या किया है, फीड किया है, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि डिलीवर भी उसी ने किया। ये शैल प्रिज्यूम है, मे प्रिज्यूम है। अच्छा, अगर कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट 30 साल से ज्यादा पुराना है, कितने साल से ज्यादा, 30 साल ज्यादा पुराना कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में अगर क्या किया गया है, पेश किया गया है, तो कोर्ट उसे क्या मान सकता है, मे प्रिज्यूम, क्या प्रिज्यूम कर सकता है कि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर उसी व्यक्ति का साइन है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर उसी व्यक्ति का क्या है, साइन है, जिसने क्या किया है बच्चों, जिसका नाम उस डॉक्यूमेंट पे लिखा। तो ये मैंने आपको किसके एग्जांपल दिए हैं, ये एक सारे मे के हैं और एक किसका है, शैल का है।
ठीक है। और कंक्लूसिव प्रूफ वाला वो मान सकते हो कि शादी के अगर 210 दिन के अंदर क्या होता है, बच्चा होता है, तो क्या माना जाएगा, ये लेजिटिमेट चाइल्ड है। ये कंक्लूसिव प्रूफ है, मतलब कोर्ट इसे झुटलाने का मौका नहीं देगा। तो बच्चों ये मेन था। अब उसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स। अगला डिस्कशन किसको लेकर है बच्चों, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स। रेलिवेंट फैक्ट के टाइप्स कितने हैं बच्चों। तो बस यही हमको देखना है क्या, कि एक फैक्ट कितने टाइप से रेलिवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट इन इश्यू से क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है। सो एक फैक्ट अगर रेलिवेंट फैक्ट से भी कनेक्टेड है, या फिर दोनों ही केस में क्या माना जाएगा, उसे रेलिवेंट माना जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रेलिवेंट फैक्ट, कितने तरीके से एक फैक्ट किसी रेलिवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट इन इश्यू से क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है। नंबर 1 सबसे पहला कौन सा है बच्चों, सेक्शन 4 रेस जेस्टे फैक्ट। कौन सा फैक्ट बच्चों, रेस जेस्टे, कई लोग इसको रेस गेस्टे बोलते हैं। क्या है रेस जेस्टे फैक्ट, तन्मय क्या है रेस जेस्टे फैक्ट, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन मतलब सेम सराउंडिंग, सेम वातावरण, डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल, जिस जगह पे कोई घटना घट रही है, जिस जगह पे कोई इश्यू हो रहा है, उस जगह पे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। और आपको हमेशा याद होगा कि रेस जेस्टे फैक्ट भले ही हियर से के ऊपर आधारित है, कोर्ट उन्हें क्या मानता है, एविडेंस मानता है। एग्जाम्पल, तो नीचे हम लोग 5th फ्लोर पे बैठे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे कोई तो किसी का मर्डर कर रहा है, अपने को नीचे क्या हो रहा है, कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। लेकिन 4th फ्लोर पे भी लोग बातें कर रहे हैं कि राम ने श्याम को मार दिया, राम ने श्याम को मार दिया। क्या होगा, क्या उसे रेलिवेंट माना जाएगा। हमने जाके कोर्ट में बयान दे दिया कि हमें ऐसा सुनाई दिया, क्या कोर्ट से, मर्डर करने के 3 दिन तक वैसी ही बातें हो रही थी, क्या कोर्ट उनको रेलिवेंट मानेगा। ठीक है। अगर सिविल का एग्जाम्पल हो तो डिफेमेशन, मैं हेमेंद्र के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा ट्वीट कर रहा हूं, वो मेरे खिलाफ उल्टा सीधा ट्वीट कर रहे हैं, मैंने उसके खिलाफ क्या कर दिया, तो जितने भी ट्वीट्स हैं, जितने भी हमारे ट्वीट्स क्या हुए, एक्सचेंज हुए, वो क्या है, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, पार्ट ऑफ द, ठीक है। तो ये भी रेलिवेंट माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों, सेक्शन 5 ऐसे फैक्ट जो क्या क्रिएट करते हैं, बहुत सारे, ओकेजन, मौका, कॉज, कारण, इफेक्ट, असर। असर मतलब रिजल्ट, जिस दिन मर्डर हुआ उसके नेक्स्ट डे में गायब हो गया। प्रीवियस कंडक्ट, कौन सा कंडक्ट, देन सब्सिक्वेंट कंडक्ट। सब्सिक्वेंट कंडक्ट मतलब ट्रांजैक्शन के बाद, इश्यू के बाद। ऐसे फैक्ट जो किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो क्या क्या आ गया बच्चों, ओए क्या क्या आ गया, अच्छा प्रीवियस और सब्सिक्वेंट अगला है, हाँ क्या, ओकेशन, अपॉर्चुनिटी, कॉज, एक्शन, कॉज, इफेक्ट। जिसके चलते क्या क्रिएट हो जाता है, जिसके चलते रेलिवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट इन इश्यू क्रिएट हो जाता है। एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल। ओकेशन या अपॉर्चुनिटी, सिर्फ रवि को पता है कि शाम को 6 बजे घर पे क्या होता है, अकेला होता है। क्या ये अपॉर्चुनिटी मान लो, या फिर क्या मान लो, ओकेशन मान लो। पूरी ट्रेन में अदिति अकेले ट्रेवल कर रही है, पूरी ट्रेन में 2 ही लोग ट्रेवल करते हैं, एक बशीर था और एक अदिति थी। और सिर्फ बशीर को ही पता है कि अदिति पूरी ट्रेन में क्या है, अकेली है। क्या ये, क्या है बच्चों, ओकेशन बोल सकते हो, अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो, यस और नो बच्चों। कॉज, रीजन, कॉज इज व्हाट बेटा, किसी व्यक्ति के पास रीजन हो सकता है। जब कॉज का मतलब कारण, कॉज का मतलब क्या है बच्चों, कारण, किस कारण से। तो ये भी सेम ही चीज है कि अगर आप क्या थे, अगर मैं और आप घूमने जा रहे हैं, मैं और आप अगर घूमने जा रहे हैं और आपकी जेब में बहुत सारे पैसे हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारा सोना है, तो क्या आप नहीं मान देंगे कि मेरे पास सबसे अच्छा मौका था, मेरे पास सबसे अच्छा कॉज था घटना को क्या देने का, अंजाम देने का। क्या इसे रेलिवेंट माना जा सकता है। तो 2 लोग साथ में गए, एक दोस्त की सोने की चेन वगैरह गायब हो गई, तो क्या ये रेलिवेंट है, किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, सेकंड वाले दोस्त के अगेंस्ट। लेकिन सेकंड वाला दोस्त अगर साबित कर दे कोर्ट में क्या, कि सोने की चेन चोरी होने के 2 घंटे पहले मैं तो इससे अलग हो गया था,
वो साबित कर दे, और मैं तो वहां से चला ही गया था, दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना, क्या उसको भी रेलिवेंट माना जाएगा? हाँ, लेकिन किसके लिए? क्रिएशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट एंड इश्यू के, एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन इन्वॉल्वमेंट, कि मैं उसमें शामिल नहीं। मोटिव, प्रेपरेशन, प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, रिलेटिंग टू व्हाट बेटा? रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इश्यू। मोटिव, प्रेपरेशन, प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, क्या आ सकता है? मैं पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा था एक आतंकवादी हमला करने का, क्या ये हमला हुआ नहीं हुआ वो छोड़ दो, मैं पिछले, आप मेरे घर पे जब रेड मारने आते हो तो आप देखते हो आपको पूरा बम बनाने का सामान मिला और एक बम ब्लास्ट हो गया, क्या रेलिवेंट माना जाएगा? प्रिपरेशन। मोटिव, राम का मर्डर हुआ, श्याम ने देख लिया था, राम का मर्डर होते तो किसने देख लिया? श्याम ने। राम का मर्डर किसने किया? मोहन ने। और देखा किसने? श्याम ने देख लिया। तो कुछ दिनों के बाद श्याम का भी मर्डर हो गया, क्या मोहन के लिए, क्या मोहन के अगेंस्ट ये रेलिवेंट है? अरे हाँ है ना। और हमेशा याद रखना, मोटिव इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेंशन, इंटेंशन इज द डिसीजन, इंटेंशन इज द, बट मोटिव इज द रीजन। मोटिव क्या होता है? प्रीवियस कंडक्ट, प्रीवियस कंडक्ट, इश्यू के पहले के, इश्यू के पहले के कृत्य। तो आज मेरा और हेमेंद्र का बहुत झगड़ा हो गया, बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया, और कल हेमेंद्र की लाश या मेरी लाश, दोनों में से एक की लाश मिल रही है, क्या ही है? तो हमारा झगड़ा होना क्या रेलिवेंट है? क्या हमारा झगड़ा होना रेलिवेंट है? यस। हमारा झगड़ा होते होते दानिश ने देखा, तो क्या दानिश का बयान भी रेलिवेंट है? लेकिन दानिश का बयान किससे रिलेट करता है? फैक्ट एंड इश्यू से या रेलिवेंट फैक्ट से? रेलिवेंट फैक्ट से। दानिश ने बोला कि मैंने देखा था हेमेंद्र और दुष्यंत सर झगड़ रहे थे, और उसके बाद हेमेंद्र या दुष्यंत सर की बॉडी वहां मिली, क्या है बच्चे ये? तो दानिश का स्टेटमेंट भी रेलिवेंट माना जाएगा, क्योंकि दानिश का स्टेटमेंट किससे कनेक्ट कर रहे हैं? रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है। नाउ सेक्शन 7, सेक्शन 7 क्या है? हाँ, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट। ऐसे फैक्ट जो क्या करते हैं? ऐसे फैक्ट जो पूरे इश्यू को या रेलिवेंट फैक्ट को क्या कर देते हैं? एक्सप्लेन कर देते हैं, उन्हें भी क्या माना जाता है? रेलिवेंट। मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल दिया था आपको, मैंने एक मोबाइल चोरी किया और मोबाइल चोरी करके तनिष्का को दे दिया। तनिष्का ने मोबाइल छुपा दिया अपने घर पे। तनिष्का के पति ने पूछा ये मोबाइल कहाँ से आया? तो तनिष्का ने क्या बताया अपने पति को कि दुष्यंत सर ने ये मोबाइल चुराया है और मुझे दिया है छुपा के रखने के लिए, मैं उनकी बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं मेरे ऊपर। वो तो तनिष्का के पति ने कोर्ट में आके क्या कर दिया? तनिष्का के पति ने क्या कर दिया बच्चों? ये पूरी ट्रांजेक्शन को कोर्ट में क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। तनिष्का के पति का बयान रेलिवेंट माना जाएगा? यस। मैंने खनक से 100 रुपए उधार लिए 3 दिन के लिए, 3 दिन के बाद खनक मेरे पे से पैसे मांगने वापस आती है, मैंने मना कर दिया, मतलब मैंने आपसे कोई पैसे लिए ही नहीं है, कैसी बात कर रहे हो? खनक ने कोर्ट में किसको खड़ा कर दिया? अरुंधति को खड़ा कर दिया, और अरुंधति ने कोर्ट में जाके बोल दिया कि यस, आज से 10 दिन पहले दुष्यंत सर को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो मेरे पास भी पैसे मांगने आए थे। क्या अरुंधति का स्टेटमेंट पूरे ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस। फैक्ट्स दैट सपोर्ट और रिबर्ट एन इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस का मतलब एक कंक्लूजन, एक नतीजा, एक अंडरस्टैंडिंग। ऐसे फैक्ट जो क्या करते हैं? किसी इन्फ्रेंस को, किसी नतीजे को या तो क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, या फिर क्या कर देते हैं? रिबट कर देते हैं। दोनों को ही क्या माना जाएगा? हमें शक है, में क्या है? शक है कि शायद स्नेहा ने ही रजत का मर्डर किया है, ये हमें क्या है? शक है। अब हमें सीसीटीवी का फुटेज दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो सीसीटीवी के फुटेज में स्नेहा बिल्कुल दिखाया जा रहा है कि स्नेहा इज किलिंग रजत। क्या कर रहा है बच्चे? यस, सपोर्ट कर रहा है। ऐसे फैक्ट जो क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं किसको? रेलिवेंट फैक्ट को, या फिर फैक्ट एंड इश्यू को, या फिर रिबट कर देते हैं। अच्छा, इनको या फिर नतीजे को, इन्फ्रेंस को। ऐसे फैक्ट जो सपोर्ट करते हैं या फिर रिबट करते हैं किसको? इन्फ्रेंस रिलेटिंग टू रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इन्फ्रेंस का मतलब उस फैक्ट एंड इश्यू या रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड हम ऑलरेडी एक नतीजे पे क्या कर चुके हैं? पहुंच चुके हैं। हमें लग रहा है कि रजत ने ही मर्डर किया है, तो ऐसे फैक्ट जो हमारे इन्फ्रेंस को सपोर्ट करें या फिर क्या करें?
हमें लग रहा है कि स्नेहा ने ही रजत का मर्डर किया है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा क्लियर दिखा रहा है कि स्नेहा और रजत का झगड़ा हुआ था, पर झगड़ा करके स्नेहा थूक के चली गई वहां से। तो लेकिन अभी तक हम लोग को क्या लग रहा था कि मर्डर स्नेहा नहीं किया, लेकिन जब दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि गुस्से में थूक के वहां से निकल रही है, तो रिबर्ट कर रहा है। हमारे जो ऑलरेडी हमने इन्फ्रेंस ड्रॉ किया था, जो सीसीटीवी की फुटेज दिखा रही है, वो क्या कर रही है बच्चों? रिबर्ट कर रही है। क्या कर रही है बच्चों? जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, रिकवरी ऑफ मर्डर वेपन। अभी तक हमें हमारा इन्फ्रेंस था कि साक्षी नहीं मर्डर किया है, और साक्षी घर से अगर क्या मिल जाता है, मर्डर वेपन मिल जाता है, तो जो हमारा इन्फ्रेंस था उसको मर्डर वेपन क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। फैक्ट्स दैट एस्टेब्लिश आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, ऐसे फैक्ट जो किसी व्यक्ति की क्या करते हैं? एग्जाम्पल, उग्र भीड़, भीड़ बहुत वायलेंट थी, हिंसक भीड़ जब सड़कों पे तोड़ फोड़ कर रही थी, तो वो अपने साथ नाम ले रही थी, मुदित भाई आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, मुदित भाई आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। तो भीड़ किसका नाम चिल्ला रही है? मुदित का नाम चिल्ला रही है। किसकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश हो रही है? मुदित की आइडेंटिटी क्या हो रही है? एस्टैब्लिश हो रही है। पिछले 4 दिन में हमें 6 डेड बॉडीज मिली है। हर डेड बॉडी के गर्दन पे MUDIT लिखा है। क्या है? अब ऐसे मुदित तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट उस बॉडी से जिसका मर्डर हुआ है, जितने लोगों का मर्डर हुआ है, उनका मुदित से कोई ना कोई क्या निकल रहा है? कनेक्शन निकल रहा है। क्या रेलिवेंट माना जाएगा? यस। फैक्ट दैट शो रिलेशन ऑफ द पार्टीज, ऐसे फैक्ट जो पार्टी से क्या दिखाते हैं? कौन सा रिलेशन, गुड या फिर बैड, कोई भी रिलेशन, क्या उनको भी रेलिवेंट माना जाएगा? प्रीवियस कंडक्ट, प्रीवियस कंडक्ट। फैक्ट दैट फिक्स, ऐसे फैक्ट जो क्या फिक्स करते हैं? द फैक्ट दैट फिक्स व्हाट बेटा? टाइम एंड प्लेस ऑफ फैक्ट रेशियो, उनको भी क्या माना जाएगा? उनको भी क्या माना जाएगा? रेलिवेंट माना जाएगा। मर्डर अगर ये साबित हो गया, तनिष्का का जिस दिन मर्डर हुआ था ये साबित हो गया, उस रूम में तनिष्का और अरुंधति साथ में थे, बिल्कुल दिख रहा है। मर्डर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर का टाइम है 4 से 5 के बीच में, और 4 से 5 के बीच में अरुंधति तनिष्का के साथ साथ में थी, तो क्या है? क्या रेलिवेंट माना जाएगा? यस। नेक्स्ट, हाँ बेटा, अनुभूति, आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। फैक्ट्स said or done by conspirators in relation to what beta? Common design or act. Facts या things said or done by whom बच्चों? Conspirator। याद है मैंने चड्डी गैंग वाला एग्जांपल दिया था। तो बच्चों जब anything said or done, anything said or या फिर written by any person in relation to what बेटा? Common intention, एक साजिश को पूरा करने के लिए, एक साजिश को क्या करने के लिए? कब बच्चों? आफ्टर द इंटेंशन वॉज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी ऑफ देम, मतलब जब उनमें से 10 लोगों ने एक साजिश रची, तो जब पहली बार साजिश बताई गई, जब पहली बार क्या की गई, जब गैंग के मुखिया ने पहली बार क्या बताई, तो उसके बाद एनीथिंग सेड, डन और रिटन बाय एनी पर्सन, क्या नहीं से उनको कॉन्स्पिरेटरी माना जाएगा। मैंने आपको पहले प्लान बताया कि हम लोग इसको लूटेंगे, 20 लोगों को प्लान बताया, तो अरे तो मेरे प्लान बताने के बाद जितने भी लोग क्या थे बच्चों? एनीथिंग सेड, एनीथिंग डन और एनीथिंग रिटन इन रिलेशन टू कॉमन इंटेंशन, जो सबकी साजिश है उसको पूरा करने के लिए कुछ भी आप कहो। जैसे एग्जांपल दिया था, ए सरकार से युद्ध लड़ने के लिए तैयार था, सी ने क्या अरेंज किया? पैसा। डी ने क्या अरेंज किया? रहना। ई ने क्या अरेंज किया? फूड। एफ ने क्या अरेंज किया? लॉजिस्टिक्स। ये सारी चीजें क्या है? रेलिवेंट है किसके अगेंस्ट? ए, सी, डी, ई और एफ। जी मैनेज्ड सोशल मीडिया, जी ने क्या मैनेज किया? क्या है? क्या नहीं से सबके अगेंस्ट ये रेलिवेंट है? अरे हाँ है ना। नेक्स्ट क्या है बच्चों? फैक्ट्स अदरवाइज, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। एग्जांपल, ऐसे फैक्ट जिनको तुम कभी रेलिवेंट मान ही रहते, बट वो भी क्या हो गए? कैसे? मर्डर हुआ चेन्नई में, दुष्यंत सर के ऊपर आरोप लगा है कि मर्डर कहां पे हुआ है?
चेन्नई में। मैंने तो क्लियर बोल दिया कि जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन मैं चेन्नई में था ही नहीं, मैंने अपनी फ्लाइट की टिकट ये वो दुनिया भर की सब दिखा दी। लेकिन 8 दिन के बाद पुलिस वालों को समझ में आता है क्या, कि जिस जिस जगह पे मर्डर हुआ है दुष्यंत सर उस जगह से चेन्नई में 3 किलोमीटर दूर थे। तो क्या वापस से जिस फैक्ट को पुलिस वाले इरेलीवेंट मान चुके थे, क्या वो वापस से रेलिवेंट बन जाएगा? एक और चीज, मैंने पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा पुलिस स्टेशन में और बोला कि दुष्यंत बोल दो कि तुमने मर्डर किया। मैंने बोला मर्डर नहीं किया है। तो रेलिवेंट था क्या मेरा कोई स्टेटमेंट? नहीं। लेकिन मैंने कोर्ट के सामने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने मर्डर किया। तो लॉजिकली इरेलीवेंट बट लीगली ऐसा फैक्ट जो कभी भी रेलिवेंट नहीं था अचानक से क्या बन गया, रेलिवेंट बन गया। दोनों एग्जांपल आप लिख सकते हो। उसके बाद सेक्शन 10, फैक्ट्स दैट अलाउ द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। ऐसे फैक्ट जिनसे कोर्ट को क्या पता चल जाता है सिविल केसेस में, ऐसे फैक्ट जिनसे कोर्ट को क्या पता चल जाता है, डैमेजेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका सिलेबस खत्म नहीं कराया, आपने मेरे खिलाफ कोर्ट में 5 करोड़ का क्या मांगा, डैमेजेस मांगा। क्या मांगा? तो ऐसे फैक्ट जिनसे कोर्ट को क्या पता चले, ओके तुमने क्लास आए थे, ओके कितनी फीस भी थी, 40,000, हॉस्टल का कितना था, 20,000। कहते 5 करोड़ कैसे मांग रहे? तो तुम्हारे हॉस्टल की फीस, तुम्हारी कोचिंग क्लास की फीस, तुम्हारा रहना खाना, क्या ये चारों रेलिवेंट माना जाएगा नहीं माना जाएगा? यस। ऐसे फैक्ट, मैं कोई भी केस का एग्जांपल देख लो, ऐसे फैक्ट जिनसे कोर्ट को क्या पता चलता है, ऐसे फैक्ट जिनसे कोर्ट को क्या पता चलता है, डैमेजेस कितना देना है उसको भी क्या माना जाएगा, रेलिवेंट। सीधी बात है। अब खनक मेरे से बोलती सर आपने सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं किया, मुझे 5 करोड़ का डैमेज चाहिए, क्या कोर्ट ऐसी आंख बंद करके दे देगा? खनक क्या करेगा, डिसाइड करेगा क्या तुमको सच में 5 करोड़ का लॉस हुआ है? तो कैसे देखेगा कोर्ट कि दुष्यंत सर ने सिलेबस 15 दिन लेट किया, तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा कितना हुआ, 10,000 रुपए। तो कोर्ट क्या करेगा, 10,000 का डैमेज दे देगा कि चलो भाई तुम्हारा हॉस्टल में खर्चा हुआ होगा, रहने का खाने का। सेक्शन 11, अगर झगड़ा किसके ऊपर है, एनी राइट और कस्टम। झगड़ा किसको लेकर है, एनी राइट। क्या नई बहू का स्वागत, क्या नई बहू का स्वागत उसके मुंह में रजनीगंधा थूक के किया जाता है? क्या नई बहू का स्वागत उसके मुंह में गुटखा थूक के किया जाता है रानीगंज में? झगड़ा इस चीज को लेके। तो वो ट्रांजैक्शन जिसके जरिए क्या हुआ था, वो कस्टम क्रिएट हुआ था, क्या उसे रेलिवेंट माना जाएगा? कि आज से 25 साल पहले एक लड़की जब आई थी, एक बहू आई थी गांव में, वो नाचने लगी थी भूत की तरह, गांव के जो सरपंच थे उन्होंने विमल खाया और उसके ऊपर थूक दिया, उसके बाद से वो लड़की शांत हो गई। शांत मतलब ये सब मस्ती, ये सब डांस वांस, ये जो पागलपन था उसका क्या हो गया, खत्म हो गया। तब से ये प्रथा क्या हो गई, रेलिवेंट चलती है। तो क्या किसी कस्टम और किसी राइट के ऊपर अगर झगड़ा है तो वो जिसके थ्रू वो राइट या कस्टम पहली बार क्रिएट हुआ था, क्या उसे रेलिवेंट माना जाएगा? या फिर वो पर्टिकुलर इंस्टेंस, वो पर्टिकुलर केस या इंस्टेंस जिसमें वो कस्टम को क्या किया गया है, क्लेम किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, एस्टेब्लिश हुआ, उसको भी क्या माना जाएगा, रेलिवेंट माना जाएगा। हर दिवाली में या फिर हर जब भी कोई नई बहू आती है उस दिन के बाद से उसके मुंह पे थूक के क्या किया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है। उसके बाद सेक्शन 12, फैक्ट जो क्या दिखाते हैं, स्टेट ऑफ माइंड सच एज इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, विल, बॉडी फीलिंग एटसेट्रा, इनको भी क्या दिखाया जाएगा? सर 25 तारीख को मैं विक्रम से मिली थी सर, उसके मुंह पे उसके ऊपर खून सवार था और वो गुस्से में बोल रहा था अरुंधति कहाँ है, सॉरी अनुभूति कहाँ है, अनुभूति कहाँ है। तो अदिति ने बताया कि मैं विक्रम से कब मिली थी, 25 तारीख को मिली थी, और वो विक्रम चीख चीख के बोल रहा था क्या, अनुभूति कहाँ है, अनुभूति कहाँ है। और बस सर उसके बाद से हमने अनुभूति को नहीं देखा। तो क्या अदिति का कोर्ट में बयान क्या दिखाता है, विक्रम का स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट इंटेंशन, इच्छा, ये दिखाता है। क्या इसे रेलिवेंट माना जाएगा? मैं क्लब में ही मैंने 10 बॉटल दारू पी ली थी और उसके बाद रजत जो वहां पे जहां मैंने दारू पी थी जिस क्लब में, रजत वहां का सिक्योरिटी गार्ड है,
इसने मुझे मना किया कि सर प्लीज आप गाड़ी चला के मत जाइए, मेरा इसकी माँ का ऐप मत जाएगा। क्या है? नेग्लिजेंस। क्या है? तो बच्चों कहना इसे रजत अगर कोर्ट में जाके बयान देते कि दुष्यंत सर को मैंने मना किया था कि आप दारू पी के गाड़ी मत चलाओ, क्या इसका बयान रेलिवेंट माना जाएगा? यस। उसके बाद इसके में एक और एग्जांपल है, मेरा कुत्ता क्या करता है? आपको काट लेता है। मेरा कुत्ता तनिष्का को काट लेता है। साक्षी वाघ जी कोर्ट में बयान देते हैं क्या कि दुष्यंत का कुत्ता ऑलरेडी 10 लोगों को पहले भी काट चुका है, तो क्या साक्षी वाघ जी का बयान रेलिवेंट होगा या नहीं होगा? साक्षी वाघ के बयान से क्या समझेगा? मेरा नेग्लिजेंस, मेरा। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन है क्या कि कोई पर्टिकुलर काम एक्सीडेंटल है या इंसिडेंटल है, अगर इंटेंशनल, सॉरी, अगर झगड़ा किस चीज को लेकर है, कोर्ट में झगड़ा है किस चीज को लेके कि कोई काम एक्सीडेंटल है, गलती से हो गया या फिर जानबूझ के किया गया, तो बच्चों कौन से फैक्ट? द फैक्ट दैट द पर्टिकुलर एक्ट वाज द पार्ट ऑफ व्हाट बेटा? सिमिलर अकरेंसेस इज व्हाट इज रेलिवेंट। एग्जांपल, अगर झगड़ा किसको लेकर है कि दुष्यंत सर ने ये गलती जानबूझ के की है या फिर गलती से हो गई है, तो रेलिवेंट किसको माना जाएगा? कैसे डिसाइड करोगे? एक व्यक्ति, एक मेरे स्टूडेंट को मैंने थप्पड़ मार दिया क्लास में, और जैसे ही थप्पड़ मारा बच्चों वो मर गया, हार्ट अटैक आ गया, तो मैं कोर्ट में मेरे खिलाफ केस चलेगा, मर्डर का या जो भी है, गैर इरादतन हत्या का केस चलेगा मेरे अगेंस्ट। तो मैं कोर्ट में क्या बोलूंगा अपने बचाव में? क्या बोलूंगा कि ये इंटेंशनल है या एक्सीडेंटल है? मैं तो बोलूंगा ये एक्सीडेंटल है। तो कोर्ट ये देखेगा वेदर दैट एक्ट इज, कोर्ट क्या देखेगा? वेदर दैट एक्ट इज पार्ट ऑफ सिमिलर अकरेंसेस। सिमिलर अकरेंसेस मतलब क्या ये अक्सर होता है? तो कोर्ट आप सबको बुलाएगा, क्या दुष्यंत सर इतनी जोर से सबको थप्पड़ मारते थे, तुम सब बोलते हाँ सर? तुम सबने कोर्ट में क्या बोल दिया? हाँ सर, बिल्कुल सबको थप्पड़ मारते, हमको ही मारता, बट ऐसे कोई मरता नहीं है। तो क्या होगा? तुम्हारे बयान को रेलिवेंट माना जाएगा नहीं माना जाएगा? हाँ। लेकिन तुम्हारे बयान से क्या साबित होगा? गिल्टी या नॉन गिल्टी? नॉन गिल्टी। क्यों? एक्सीडेंटल है कि मैं जब सबको थप्पड़ मारता हूं और अचानक से एक मर गया तो ये मेरा इंटेंशनल नहीं। लेकिन अगर उल्टा होता, नहीं सर दुष्यंत सर ने आज पहली बार थप्पड़ मारा और इतनी जोर थप्पड़ पड़ा था कि हमने तो, क्योंकि दुष्यंत सर तो बहुत ज्यादा काइंड इंसान है, तो सर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो इस केस में क्या माना जा सकता है? इंटेंशनल, कोई खराब नियत थी। उसके बाद whether the when a question is particular act was done in the normal course of business, normal course of business मतलब मैंने कुरियर का एग्जांपल दिया था, तो द मैनर इन विच सच एक्ट इज नॉर्मली डन। प्रेक्षा ने, सॉरी, साक्षी ने मुझे बोला कि दुष्यंत सर मेरा कुरियर डिलीवर करना है, प्लीज आप इसको प्लेन से भेजना। कैसे भेजना? मैंने प्लेन से नहीं भेजा, मैंने किसे भेजा? ट्रेन से भेजा। किसे भेजा? ट्रेन से भेजा। साक्षी ने मेरे खिलाफ केस कर दिया कोर्ट में, लापरवाही का या जो भी, कि मेरा कुरियर सर ने गलत तरीके से भेजा है, मेरे से बदला निकाला है, मेरा कुरियर टाइम पे नहीं पहुंचा, तो मैं कोर्ट में क्या प्रूव कर दूं कि सर नॉर्मली मैं सारे कुरियर कैसे भेजता हूँ? ट्रेन से ही फिर भेजता हूँ, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही है मेरा। तो क्या होगा? क्या मेरा बयान रेलिवेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट इज से एविडेंसेस। कौन सा है बच्चों? सो व्हाट इज जनरल रूल? व्हाट इज द जनरल रूल? जनरल रूल ये है, एक्सेप्ट रेस्ट जस्टिफाइड फैक्ट, एक्सेप्ट रेस्ट जस्टिफाइड फैक्ट। कोर्ट कभी भी क्या नहीं मानता? कहीं सुनी बातों के ऊपर कोर्ट कभी भी यकीन नहीं करता, उनके आधार पे कभी भी फैसला नहीं सुनाता। लेकिन इस रूल के क्या है? थोड़े बहुत एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या है? एडमिशन एंड कन्फेशन। एडमिशन क्या है? एक स्टेटमेंट, सुनो सुनो सुनो, एक स्टेटमेंट कौन से फॉर्म में? रिटन, ओरल या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो क्या सजेस्ट करता है? इन्फरेंस सजेस्ट करता है। जो क्या सजेस्ट करता है? इन्फ्रेंस। किससे रिलेटेड इन्फ्रेंस? इन्फ्रेंस मतलब एक नतीजा, एक कंक्लूजन, एक समझ। किससे रिलेटेड? रेलिवेंट फैक्ट से या फिर फैक्ट इन इश्यू से। कौन करता है? एक पर्सन
या फिर उसका एजेंट या फिर प्रीडेसेसर इन इंटरेस्ट, या फिर कौन करता है बच्चों? प्रीडेसेसर इन इंटरेस्ट। प्रीडेसेसर इन इंटरेस्ट का मतलब मैंने बताया था। मैंने ये घर किससे खरीदा? तनिष्का से। मैंने घर किससे खरीदा? तनिष्का ने घर बेचते टाइम मुझे बोला था कि दुष्यंत सर, ये घर का जो 100 स्क्वायर फीट का एरिया है वो अनुभूति के पास ही रहता है, 500 साल के लिए रहेगा। कितने साल के लिए? तो आप ये जो घर खरीद रहे हो पूरा घर आपको मिल रहा है, पर 100 स्क्वायर फीट कौन रखेगा? अनुभूति रहेगी, रखेगी। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, और मैंने घर खरीद लिया। तो और मैंने घर खरीदने के बाद अनुभूति को वहां से क्या कर दिया? निकाल दिया। तो अनुभूति कोर्ट में क्या बोलेगी कि सर ऐसा ये गलत है? दुष्यंत सर ने खुद ही एडमिट किया है, दुष्यंत सर ने खुद ही एडमिट किया है कि ये 100 स्क्वायर फीट का एरिया क्या है? अनुभूति का है, वो मेरे को आप कैसे निकाल सकते हैं? तो मैंने बोला मैंने कहा एडमिट किया है। अनुभूति क्या बोलेगी? आपने भले ही नहीं किया, बट जिसके आपके पहले जो इस प्रॉपर्टी का ओनर था उसने तो एक्सेप्ट किया है। तो मेरे बिहाफ पे एडमिशन किसने किया है? प्रीडेसेसर इन इंटरेस्ट ने, जिससे मैंने जमीन क्या की है? अक्वायर की है। सो एडमिशन क्या है? व्हाट इज एडमिशन? एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है जो क्या सजेस्ट करता है? इन्फरेंस रिलेटिंग टू एनी रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इश्यू, जो एक व्यक्ति खुद कर सकता है, उसका एजेंट कर सकता है, या फिर उसका प्रीडेसेसर एंड इंटरेस्ट कर सकता है। और एडमिशन हमेशा किसके खिलाफ होता है? मेकर के खिलाफ, को अक्यूज के खिलाफ नहीं होता। कन्फेशन क्या है? सेम ही है, स्टेटमेंट है, रिटर्न ओरल या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मेड बाय द अक्यूज हिमसेल्फ। देखो एडमिशन कौन कर सकता था? एनी पर्सन कर सकता था। कन्फेशन कौन करता है? आरोपी ही करेगा। कौन करेगा? आरोपी। एंड इट इज मेड बिफोर अ पर्सन इन अथॉरिटी। कन्फेशन किसके सामने करते हो बच्चों तुम? दुनिया भर के सामने या पर्सन इन अथॉरिटी के सामने? पर्सन इन अथॉरिटी के सामने, ठीक है। कन्फेशन के दो टाइप होते हैं, जुडिशियल और जुडिशियल में क्या होता है? जज के सामने। किसके सामने बच्चों? जज के सामने। एक्स्ट्रा जुडिशियल में क्या होता है? तुमने पुलिस वाले को कन्फेशन किया, पुलिस वाले ने एज इट इज आई केस में बता दिया, कोर्ट में बता दिया, और पुलिस मतलब जो भी तुमने कन्फेशन पुलिस वाले के सामने किया था वो एकदम एक्यूरेट था। वो क्या था? एकदम, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं था, सारी चीजें तुमने सही बोली। या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, तुमने किसी ऐसे व्यक्ति के सामने कन्फेशन दिया जिसकी टेस्टिमनी, जिसकी स्टेटमेंट के ऊपर क्या कर सकता है? कोर्ट रिलाई कर सकता है। राम खिलारी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, तुमने ऐसे व्यक्ति के सामने कन्फेशन दिया जिसकी स्टेटमेंट के ऊपर कोर्ट क्या कर सकता है? रिलाई कर सकता है। मैंने दिया था, एक व्यक्ति ने मर्डर किया और अपने भाई को बताया कि मैंने मर्डर किया है, और उस भाई ने कहां पे बता दिया? कोर्ट में बता दिया। कन्फेशन वाज वेरी क्लियर, तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर सकता है, यस। अच्छा, डिफरेंसेस क्या है बच्चों एडमिशन और कन्फेशन में? एडमिशन कैन बी अंडर थ्रेट, प्रेशर। एडमिशन कैन बी अंडर थ्रेट, प्रेशर, प्रॉमिस, ग्रीड, लालच, इंड्यूसमेंट, यस, मार पिटवा के भी कर सकते हो। एडमिशन कैन बी गिवन बाय एनी पर्सन। एडमिशन कौन कर सकता है? कोई भी। कन्फेशन अक्यूज। एडमिशन मेकर के अगेंस्ट होता है, कन्फेशन जो करता है और को अक्यूज। अगर पुलिस ने मुझे और तनिष्का को अरेस्ट किया है मर्डर के लिए, तो अगर मैं कोर्ट में बोल दूं कि मैंने और तनिष्का ने मिलकर मर्डर किया है, तो क्या मेरा कन्फेशन तनिष्का के अगेंस्ट भी होगा? जी हाँ, ठीक है। एडमिशन के आधार पे कभी भी सजा नहीं होती। एडमिशन के आधार पे कभी भी क्या नहीं होती? सजा नहीं होती। पर कन्फेशन के आधार पे, कन्फेशन के आधार पे सजा होती है नहीं होती है? सवाल नहीं है, कन्फेशन के आधार पे ही सजा होती है ना। कन्फेशन हैज टू बी ऑलवेज वॉलंटरी। कन्फेशन क्या होना चाहिए? हमेशा वॉलंटरी होना चाहिए। सब एग्जांपल्स ऑफ एडमिशन एंड कन्फेशन। फिर हमने बहुत सारे क्या दिए थे बच्चों आपको, अगर आपको याद हो क्या दिए थे? एग्जाम्पल्स पढ़े थे, क्या था? मैंने तनिष्का को बोला कि साक्षी से क्या कर लो? रेंट कलेक्ट कर लो। तनिष्का क्या बोलती है? कि मैंने साक्षी से कोई रेंट कलेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि साक्षी का कोई रेंट ड्यू नहीं था। लेकिन साक्षी क्या बोल देती है?
साक्षी बोलती नहीं, मेरा तो रेंट ड्यू था, मुझे तो रेंट देना था, तनिष्का ने लिया ही नहीं। तो क्या साक्षी का स्टेटमेंट एडमिशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? अरे हाँ है ना, साक्षी का स्टेटमेंट क्या माना जाएगा? एडमिशन। साक्षी मुझसे पूछती कि सर ये घोड़ा अच्छा है क्या? साक्षी मुझसे पूछती कि सर क्या ये घोड़ा अच्छा है? मैं क्या बोलता हूँ, अनुभूति से पूछो, अनुभूति को पता होगा। अनुभूति हाँ, अनुभूति बोलती है घोड़ा तो एकदम मस्त है। क्या अनुभूति का स्टेटमेंट एडमिशन माना जाएगा? यस। उसके बाद क्या है बच्चों? झगड़ा किसके ऊपर है कि क्या ये डीड फॉर्ज्ड है या नहीं है। ए और बी के बीच में झगड़ा है कि क्या ये अग्रीमेंट नकली है या नहीं है। ए क्या बोलता है, डीड जेन्युइन है। बी क्या बोलता है, ये फॉर्ज्ड है। क्या करना पड़ेगा? फैक्ट नहीं, ये क्या है बच्चों, फैक्ट इश्यू हो गया, झगड़ा हो गया, इसको प्रूव करना पड़ेगा। देन बच्चों ए के ऊपर आरोप लगा है कि वो शिप को दूर भगा के ले गया, आसमान बोल रहा हूं, समंदर में दूर भगा के ले गया। किसके ऊपर आरोप लगा है? शिप के कैप्टन को के ऊपर आरोप लगा है कि उसने बिना शिप के मालिक की इजाजत के क्या किया, शिप को दूर भगा के ले गया। शिप के कैप्टन ने कोर्ट में साबित कर दिया क्या, कि वो तो ऐसा रोज करता है शिप के इंजन को टेस्ट करने के लिए, वो तो ऐसा रोज करता है शिप के इंजन को टेस्ट करने के लिए। क्या उसके बयान को रेलिवेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? याद है, एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, एक्सीडेंटल और वेदर द एक्ट वाज डन एज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। तो क्या है रेलिवेंट? क्या वो एक्ट सिमिलर ट्रांजेक्शंस का पार्ट है? क्या वो एक्ट सिमिलर ट्रांजेक्शंस का पार्ट है? हाँ, मैं तो रोज लेके जाता हूं, तो सिमिलर ट्रांजेक्शन का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद ए एंड बी आर जॉइंटली ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ सी। ए और बी क्या है बच्चों? जॉइंटली ट्राइड मतलब दोनों आरोपी हैं या सह आरोपी हैं? सह आरोपी। ट्राइड मतलब उनके खिलाफ केस चल रहा है। उनके खिलाफ क्या चल रहा है? बी बोलता है कि ए ने और मैंने मिलकर मर्डर किया है। ए एंड आई मतलब ए ने और बी ने मिलकर मर्डर किया है। तो बी का कन्फेशन ए के अगेंस्ट माना जाएगा नहीं माना जाएगा? हाँ। कहां पे बोलता है ये? कोर्ट में। कहां पे बोलता है ये? कोर्ट में। माना जाएगा नहीं माना जाएगा? यस। लेकिन पुलिस वाले के सामने बोलता है तो पुलिस वाले के सामने कन्फेशन है या एडमिशन है? पुलिस वाले के सामने सिर्फ उसके अगेंस्ट होगा, लेकिन कोर्ट में दोनों के अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। तो हियर से एविडेंस का फर्स्ट एक्सेप्शन किया। इसके अलावा मैंने 8-10 पॉइंट्स अपने अलग से अपने नोट्स में भी लिखे, वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद सेकेंड इज स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस। ऐसे लोगों के बयान जो हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस, इसका सेकेंड एक्सेप्शन क्या है? हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस, इसका सेकेंड एक्सेप्शन है स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस। मींस ऐसे लोग जो बतौर विटनेस कोर्ट में आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? शायद वो मर गए हैं या फिर वो गायब हो गए। ठीक है, तो वो कोर्ट में अपनी दलील देने नहीं आ सकते। तो मरने या गायब होने के पहले उन्होंने जो क्या दिए थे, स्टेटमेंट दिए थे। तो जिस व्यक्ति के सामने उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, क्या उस व्यक्ति का बयान कोर्ट में रेलिवेंट माना जाएगा? यस। कब? नंबर 1, स्टेटमेंट किस बारे में, स्टेटमेंट किससे रिलेट करना चाहिए? डेथ से रिलेटेड सिचुएशन से रिलेट करना चाहिए। स्टेटमेंट शुड बी मेड इन व्हाट बेटा? स्टेटमेंट मस्ट बी मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जब एक व्यक्ति अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू बताता है, तो क्या उससे भी रेलिवेंट माना जाएगा? सुसाइड के पहले अगर एक व्यक्ति क्या करता है, अगर एक व्यक्ति किसी से फोन पे बात करता है और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बुराई करता है और फिर वो सुसाइड कर लेता है, तो उसने जो भी मरने के पहले बुराई की थी और जिसने वो सुना था, क्या उसे रेलिवेंट माना जाएगा? उसके बाद कंट्रोवर्सी के पहले अगर कोई व्यक्ति स्टेटमेंट देता है, कंट्रोवर्सी मतलब मर्डर या जो भी हुआ है उसके पहले कोई व्यक्ति स्टेटमेंट देता है, कौन सा व्यक्ति? कोई बाहर का व्यक्ति या जो व्यक्ति कनेक्टेड है? जो व्यक्ति कनेक्टेड है। कैसे? ब्लड, मैरिज या फिर किसी और तरीके से। फॉर एग्जाम्पल दादाजी बयान देते हैं कि मेरे पोते और पोती का बहुत झगड़ा हुआ था कल रात को, तो क्या दादाजी के बयान को रेलिवेंट माना जाएगा? भले कहीं सुनी बातों पे। अब ये तो यहाँ पे भी आ जाएगा और कहीं ना कहीं प्रीवियस कंडक्ट के अंदर भी आ सकता है। प्रीवियस कंडक्ट पढ़ा था ना बने, रेलिवेंट फैक्ट वहां पे भी आ सकता है। उसके बाद स्टेटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट व्हाट बेटा? पिकिनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। जो व्यक्ति मरा है, जो व्यक्ति गायब हुआ है,
उसका जो आखिरी स्टेटमेंट था वो उसके फेवर में होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में होना चाहिए? उसके अगेंस्ट में। क्यों? कौन सा अगेंस्ट? पिक्यूनरी और प्रोप्राइटरी। पिक्यूनरी मतलब मॉनेटरी और प्रोप्राइटरी मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो मरने के पहले या गायब होने के पहले एक व्यक्ति बोल के गया था क्या कि यार मेरे 50 लाख रुपए राम खा गया, वो वापस नहीं कर रहे। तो ये उसके फेवर में था या उसके अगेंस्ट में था कि यार मेरे 50 लाख रुपए राम खा गया, वापस नहीं कर रहे? क्या ये? और उसके बाद वो गायब हो गया। तो क्या उसका जो बयान था, आखिरी बयान था, वो राम के फेवर में था या राम के अगेंस्ट था? राम के अगेंस्ट था। यार मेरी प्रॉपर्टी मुझसे अकबर छीन लेगा, क्या ये? और ये बोलने के बाद में गायब हो गया, क्या ये? क्या मेरा स्टेटमेंट राम अकबर के अगेंस्ट रेलिवेंट है या नहीं है? यस। स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कस्टम। गांव के मुखिया ने मरने के पहले, गांव के मुखिया ने मरने के पहले क्या बोला था कि ये जो तालाब है, ये जो तालाब है, ये जनता तालाब है और यहाँ पे सब लोट लोट के नहाएंगे। क्या है ये स्टेटमेंट? कब दिया था गांव के मुखिया ने? मरने के पहले। क्या गांव के मुखिया के बयान को रेलिवेंट माना जाएगा? यस। उसके बाद when number of persons express their feelings on any question is also relevant। कहने का मतलब बहुत सारे लोगों ने क्या किया बच्चों, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या बताया, अपनी फीलिंग्स बताई और उसके बाद से वो गायब हो गए। क्या उसे भी रेलिवेंट माना जाएगा? ईरान की औरतें, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ईरान की औरतें 10 औरतें बच्चों हिजाब के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं कि भाई हिजाब नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। और उसके बाद से वो 10 की 10 औरतें क्या हो गई बच्चों? गायब हो गई। तो उनकी जो फीलिंग्स बता रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, उसको रेलिवेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? यस। तो 2 एक्सेप्शन हो गए। तीसरा एक्सेप्शन क्या है बच्चों? स्टेटमेंट मेड अंडर व्हाट बेटा? स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस के कितने एक्सेप्शन है? 3। तो 2 मैंने पढ़ा दिए। तीसरा एक्सेप्शन है स्टेटमेंट मेड अंडर, एग्जाम में डायरेक्टली 3-4 बार क्वेश्चन आ गया। पहला, बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्री डाली गई है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस वगैरह में जो भी चीजें आती हैं, मैप्स और चार्ट्स में जो क्या डले हुए हैं, ओए मैप्स और चार्ट्स में जो क्या है बच्चों, एरियाज हैं, जो किसने इश्यू किए मैप्स और चार्ट? स्टेट गवर्नमेंट ने। क्या उसको भी रेलिवेंट माना जाएगा? अगर झगड़ा है किसको लेके कि क्या ये एरिया कलेक्टर ऑफ मुंबई के ज्यूरिसडिक्शन में आता है या नहीं आता है, कलेक्टर ऑफ मुंबई ने क्या प्रोड्यूस कर दिया कोर्ट में मैप, क्या उसे रेलिवेंट माना जाएगा? एंट्रीज मेड इन पब्लिक रिकॉर्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। क्या दुष्यंत सर का जन्म 20 दिसंबर को ही हुआ था? रजिस्टर ऑफ बर्थ में, रजिस्टर ऑफ बर्थ में जो बर्थ रजिस्ट्रार होता है उसने जो एंट्री मारी है, क्या उसको रेलिवेंट माना जाएगा? अरे हाँ है ना? ओके। ओपिनियन ऑफ थर्ड पार्टी। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन वाला भी एग्जांपल क्या था? और इसमें एक और था ना? यस, स्टेटमेंट इन, या क्या था? स्टेटमेंट इन फॉरेन लॉज और फॉरेन बुक्स और नोटिफिकेशन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, क्या इसको भी रेलिवेंट माना जाएगा? हाँ। क्या जलाल बांग्लादेश से इलीगली भारत आए हैं? तो बच्चों बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया था कि जलाल शायद भाग के इंडिया में चला गया और उसको ढूंढने के लिए पुलिस भेजी जा रही है। तो क्या बांग्लादेश की गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन रेलिवेंट है कि जलाल इंडिया में कैसे आया है? इलीगली आया है ना। ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? अगला है बच्चों, नेक्स्ट ये भी रेलिवेंट पार्ट, फैक्ट का ही पार्ट है। थर्ड पार्टीज के ओपिनियन कब कब रेलिवेंट माने जाते हैं? थर्ड पार्टी मतलब और जिनका केस से कोई लेना देना नहीं से, तो थर्ड पार्टीज के जो स्टेटमेंट है उन्हें रेलिवेंट कब कब माना जाता है? पहला, ओपिनियन ऑफ व्हाट बेटा? एक्सपर्ट। कौन से एक्सपर्ट? डीएनए एक्सपर्ट, पोस्टमार्टम के एक्सपर्ट, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट, फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट। बच्चों इनको डायरेक्ट इनके जो स्टेटमेंट होते हैं इनको क्या मानते हैं हम? इनको हम डायरेक्टली ओरल एविडेंस या डायरेक्ट एविडेंस मानते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे फैक्ट जो क्या करते हैं,
एक्सपर्ट के ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं या एक्सपर्ट के ओपिनियन को रिबट करते हैं, उनको भी क्या माना गया है। फॉर एग्जाम्पल फिंगरप्रिंट का जो एक्सपर्ट है उसकी रिपोर्ट बताती है कि फिंगरप्रिंट किसके हैं, मोहन के हैं। मरे हुए व्यक्ति की बॉडी पे जो फिंगरप्रिंट है वो किसके हैं, मोहन के। बट ये साबित हो गया कि मोहन मरे हुए व्यक्ति से पिछले 5 साल से मिला ही नहीं है, तो क्या ये भी रेलिवेंट माना जाएगा? यस। तो ऐसे फैक्ट जो एक्सपर्ट के ओपिनियन से क्या है, कंसिस्टेंट नहीं है, उनको भी क्या माना जाएगा, रेलिवेंट। ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग और सिग्नेचर, एक्सपर्ट है या नहीं है, एक्सपर्ट तो हो गया। तो बच्चों अगर आपको क्या करना है बच्चों, किसी व्यक्ति की हैंडराइटिंग या सिग्नेचर के बारे में डिस्प्यूट है कि ये हैंडराइटिंग इसी की है, सिग्नेचर इसी का, तो उसका ओपिनियन जो हैंडराइटिंग, जो एक्सपर्ट नहीं है पर हैंडराइटिंग या सिग्नेचर से क्या है, फैमिलियर है, क्या उसके बयान को भी रेलिवेंट माना जाएगा? यस। उसके बाद किसी जगह के कस्टम के बारे में, क्या नई बहू का स्वागत मुंह पे थूक के किया जाता है, कस्टम है किसी जगह का, तो जो व्यक्ति उस कस्टम से क्या है, फैमिलियर है, उसके बयान को रेलिवेंट माना जाएगा। ओपिनियन एज टू व्हाट बेटा, यूसेजेस, यूसेज मतलब चलन, टेनेट्स, परंपरा, किसकी, लोगों की, या फिर फैमिली की, या फिर गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब डिसीजन लेने का तरीका, डिसीजन लेने का तरीका। रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जैसे इस संस्था में जो पुजारी होता है उसके मरने के बाद उसके बेटे को ही क्या किया जाता है, पुजारी बनाया जाता है। तो किसका ओपिनियन बच्चों, जिस व्यक्ति के पास क्या है बच्चों, कोई संस्था कैसे काम करती है, किसी जगह पे कौन सी कस्टम्स चलती है, कौन सी रीति रिवाज चलती है, कोई मंदिर में फैसले कैसे लिए जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में, इन सब चीजों के बारे में उस व्यक्ति का ओपिनियन, जिसको क्या है बच्चों, स्पेशल नॉलेज है, क्या उसका ओपिनियन रेलिवेंट माना जाएगा? यस। उसके बाद ओपिनियन ऑन व्हाट बेटा, जब हमें किसी रिलेशनशिप के बारे में ओपिनियन बनाना है तो किसका ओपिनियन बच्चों, फैमिली मेंबर या फिर कोई भी व्यक्ति जिसको क्या है, क्या हेमेंद्र और उसकी वाइफ के रिलेशन अच्छे हैं, तो इनके घर का जो नौकर है वो हेमेंद्र को बहुत अच्छे जानता है और उसकी बीवी को तो बहुत ही अच्छे जानता है, तो क्या नौकर के बयान का, क्या नौकर के बयान को कोर्ट में रेलिवेंट माना जाएगा? यस। उसके बाद जब किसी व्यक्ति के ओपिनियन को हम क्या मानते हैं, रेलिवेंट, तो सिर्फ उस व्यक्ति के ओपिनियन को देखते हैं, ग्राउंड, रीजंस, कि भाई नौकर ओपिनियन क्यों दे रहा है, बिकॉज वो नौकर जो था वो घर पे 11 घंटे रहता था, तो क्या है, तो उसके ओपिनियन को तो हम रेलिवेंट मान रहे हैं, पर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वो 9 घंटे क्या करता था, फैमिली में रहता था, तो ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड भी क्या है, रेलिवेंट है। ऐसे फैक्ट जिनका कोई भी एविडेंस नहीं दिया सकता, ऐसे फैक्ट जिनका कोई भी एविडेंस, चले, द फैक्ट्स ऑफ विच एविडेंस कैन नॉट बी गिवन। पहला क्या है बच्चों, जज का ओपिनियन, जज का इस बारे में, जज के सामने जो भी पार्टीज ने दलीलें रखी हैं उस बारे में जज का जो भी क्या है ओपिनियन है, वो कभी भी रेलिवेंट नहीं होता। जज जो भी कि भाई मेरे को लगता है कि आपने मर्डर किया होगा, लगता है बोल रहा है वो, तुम क्यों इतना चिल्ला रहे हो यार, तुम ही यहाँ पे प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर, जज का ओपिनियन ऑन एनी मैटर। दूसरा, जज को कंपेल कर सकते हो क्या केस के बारे में ओपिनियन देने के लिए, कभी भी उसको रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। शादी के दौरान जो पति और पत्नी के बीच की बातें हैं, अफेयर्स ऑफ स्टेट, सरकार के द्वारा लिए गए जो भी फैसले हैं, जो क्या है, पब्लिश है, अनपब्लिश्ड है, अनपब्लिश्ड है, अनपब्लिश्ड है, उनको कभी भी रेलिवेंट, हाँ लेकिन लेकिन किसकी परमिशन से बच्चों, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की परमिशन से उनको रेलिवेंट माना जा सकता है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, वकील और उसके क्लाइंट के बीच की बातें, ना वकील ना उसका क्लाइंट, दोनों को कंपेल नहीं किया जा सकता। उसके बाद प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, चाहे वो वकील हो, वकील का एजेंट हो, उसका क्लर्क हो, उसका ऑफिस में काम करने वाला इंटरप्रीटर हो, इन सबके स्टेटमेंट कभी भी रेलिवेंट नहीं माने जाएंगे। देन ओरल डॉक्यूमेंट्री एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ओरल क्या है बच्चों, फैक्ट, ध्यान देखिए, ओरल एविडेंसेस आर डायरेक्ट एविडेंसेस। ओरल एविडेंसेस क्या है बच्चों, जब कोई फैक्ट, ओरल एविडेंस बच्चों स्टेटमेंट है जो कोर्ट क्या करता है, परमिट करता है, रिक्वायर करता है, जो कौन देगा, विटनेस को, जो विटनेस देगा, और विटनेस अगर बोल अनेबल टू स्पीक वो लिख के भी दे सकता है,
ओरल एविडेंसेस हमेशा क्या होने चाहिए? डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जब एक फैक्ट देखा जा सकता था, सुना जा सकता था या महसूस किया जा सकता था। कोर्ट में कौन देगा ये फैक्ट? वही व्यक्ति देगा। हियर से नहीं होना चाहिए ना कि देखा किसी और ने, बोला किसी और ने। रेजिस्टिव तो चलता है, रेजिस्टिव तो चलेगा, बट ओरल एविडेंसेस हैज टू बी डायरेक्ट, मतलब जिसने देखा, जिसने सुना और जिसने महसूस किया। कोर्ट में जाके बयान किसको देना है? कोर्ट में उसी व्यक्ति को क्या देना है? बयान देना है। इज दैट क्लियर? उसके बाद डॉक्यूमेंट्री में क्या है? ऐसे फैक्ट, ऐसे फैक्ट जो हम प्रूव कैसे करेंगे? पहले तो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी मैटर जो क्या किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है। किसकी किसके थ्रू? लेटर, वर्ड्स, फिगर्स, इनके थ्रू। किसके ऊपर? किसी सब्सटेंस के ऊपर। किसी, जब उस सब्सटेंस को, उस मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है, तो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? डॉक्यूमेंट। तो सिर्फ सब्सटेंस ही डॉक्यूमेंट है क्या? नहीं, सब्सटेंस के ऊपर क्या लिखोगे? कोई मैटर लिखोगे। किसके थ्रू? वर्ड्स, फिगर्स, लेटर्स, इनके थ्रू। और अभी किसको रिकॉर्ड इंक्लूड करने लगा है? डिजिटल। यस। ऐसे फैक्ट जो किसके थ्रू प्रूव होते हैं बच्चों? ऐसे फैक्ट जो किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रूव होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल, क्या दुष्यंत सर ने 12th स्टैंडर्ड पास किया, ये मैं कैसे प्रूव करूंगा? मार्कशीट। ठीक है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैन बी क्लासिफाइड कितनी कैटेगरी में? पहला, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? ओरिजिनल कॉपी। सेकेंडरी क्या होता है? ओरिजिनल की जेरोक्स। मतलब सेकेंडरी बहुत सारे होते हैं। सर्टिफाइड कॉपीज, जो मैकेनिकल प्रोसेस से आप कॉपी बनाते हैं, वो कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल। देन ओरल कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट गिवन बाय द पर्सन हु, मतलब कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था बट वो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट शायद डिस्ट्रॉय हो गया, तो किसी व्यक्ति ने उसको देखा था, कोर्ट में आके बता देता है कि मैंने ये देखा था, उस डॉक्यूमेंट लिखा था, उसको भी क्या मानेंगे? डॉक्यूमेंट्री। ओरल एडमिशन, कौन सा एडमिशन? ओरल एडमिशन मतलब डायरेक्टली एडमिट कर रहे हैं या कुछ मतलब कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ के एडमिट कर रहे हैं? ओरल एडमिशन बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट, बेस्ड ऑन रिटन डॉक्यूमेंट। देन रिटन एडमिशन, लिख के एडमिट कर रहे हैं। और सेक्शन 60 में क्या बताया गया है? कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें क्या कर रहे हैं बच्चों? जिसमें सेकेंडरी एविडेंस एक्सेप्ट होगा। कब एक्सेप्ट होगा? ओरिजिनल जो है वो क्या है बच्चों? ओरिजिनल कोर्ट की औकात के बाहर है या कोर्ट की प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, तो आप डुप्लीकेट मान लो। ओरिजिनल जो है उस व्यक्ति के पास है जिसके खिलाफ वो यूज होना है। ओरिजिनल उस व्यक्ति के पास है। मैंने एक लेटर लिखा था रजत के अगेंस्ट, रजत मुझे तुमसे डर लगता है और मुझे लगता है तुम मुझे एक दिन मार दोगे। अब ये लेटर किसके पास है? रजत के पास ही ओरिजिनल लेटर, और उसने मुझे मारा है। क्या वो कोर्ट में देगा? हाँ, लेकिन कि मेरी वाइफ के पास क्या है? उसकी फोटो है। तो बच्चों नेक्स्ट, जब कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई व्यक्ति क्या प्रोड्यूस नहीं कर रहा है? ओरिजिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। जब ओरिजिनल क्या हो गया है? लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो गया है। ओरिजिनल इज इजिली नॉट मूवेबल, मतलब ओरिजिनल किसी लॉकर में रखा है, किसी वॉल्ट में रखा है, उसकी चाबी अवेलेबल नहीं है, जो भी है, इजिली मूव नहीं हो सकता। व्हेन द कंटेंट ऑफ ओरिजिनल इज एक्सेप्टेड, अब ओरिजिनल नहीं है, जेरोक्स है, तो क्या हो गया? वो जो था रजत के लेटर का फोटो था, वो रजत को दिखाया गया और रजत से पूछा गया कि क्या यही दुष्यंत सर का लेटर है जो तुम्हारे पास है ओरिजिनल? वो बोलता हाँ यही है। तो अगर जिसके खिलाफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जिसके खिलाफ यूज होना है एज एन एविडेंस, अगर वो उस व्यक्ति ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, तो ओरिजिनल लाने की जरूरत है, डुप्लीकेट से काम चल जाएगा। ओके, डुप्लीकेट मतलब जेरोक्स। और इसका सेक्शन 63 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। यस, अगर कोई इंफॉर्मेशन किस में कंटेंट है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अपन ने उसको क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, कॉपी कर दिया। किसमें? पेन ड्राइव में या ऑप्टिकल मैग्नेटिक मीडिया में। तो उसको क्या मानेंगे अपन? और प्राइमरी मानेंगे, सेकेंडरी मानेंगे? हम उसको क्या मानेंगे बच्चों? प्राइमरी मानेंगे। और हम बोलेंगे कि आपको उसका ओरिजिनल प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कंप्यूटर से जो भी डॉक्यूमेंट निकल रहा है प्रिंट होके, उसको अपन क्या मानने वाले? ओरिजिनल। ठीक है, उसके बाद क्या था? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। क्या था बच्चों उसके बाद?
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सेक्शन नंबर 63 सेम। क्या मानोगे बच्चों आप? कोई भी डॉक्यूमेंट जो किससे प्रोड्यूस होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो किससे प्रोड्यूस होता है, कंप्यूटर डिवाइस से, सिस्टम से, या फिर सेमीकंडक्टर चिप से, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होता है तो अपन उसको क्या मानेंगे, या स्टोर्ड है वहां पे तो हम उसको क्या मानेंगे, ओरिजिनल मानेंगे। कब? अगर नीचे लिखी हुई कंडीशंस क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। पहली कंडीशन क्या है, जिस कंप्यूटर से वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ था वो कंप्यूटर सिस्टम रेगुलर यूज में था। दूसरा, वो जो कंप्यूटर था उसने वो डॉक्यूमेंट कैसे प्रोड्यूस किया था, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। तीसरा, जब वो डॉक्यूमेंट कंप्यूटर आउटपुट प्रोड्यूस हुआ था तो डॉक्यूमेंट प्रॉपरली काम कर रहा था, या फिर प्रॉपरली काम नहीं भी कर रहा था तो भी उसने जो आउटपुट था उसके कंटेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बाद ये जो आउटपुट निकला है वो उसी डेटा से निकला है जो हमने कंप्यूटर में क्या किया था, फीड किया था। ऐसा नहीं कि हमने फीड कुछ और किया और निकल कुछ और रहा है। और उसके बाद क्या लगाना है, एक सर्टिफिकेट लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? एक सर्टिफिकेट। तो ये जो डॉक्यूमेंट कंप्यूटर आउटपुट तुम कोड में प्रोड्यूस करोगे, कंप्यूटर से प्रिंट आउट या पेन ड्राइव जो भी है, उसके बाद क्या लगाना है, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में क्या लिखना है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है और ये बताओ कि इसको प्रोड्यूस कैसे किया गया था। दूसरा, डिवाइस कौन सा यूज किया है आपने, आईपैड यूज किया है, कंप्यूटर यूज किया, जो भी है। और उसके बाद एक साइन होगा किसका, जो व्यक्ति उस कंप्यूटर को क्या करता है, मैनेज करता है, प्लस एक एक्सपर्ट का, जो व्यक्ति उस कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा था। जैसे दुष्यंत सर ने आईपैड पे लिखा है तो मैं ओनर हो गया, प्लस एक एक्सपर्ट, आईटी एक्सपर्ट, जो क्या करेगा, लिख के देगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही है। इज दैट क्लियर? और उसके बाद बाकी चीजें क्या थी बच्चों, एस्टॉपल था। क्या था एस्टॉपल? जो चीज आपने एक बार एक्सेप्ट कर ली वो आप बाद में डिनाई नहीं कर सकते। एक व्यक्ति कॉन्ट्ररी फैक्ट्स, अ पर्सन कैन नॉट बी अलाउड टू स्टेट कॉन्ट्ररी फैक्ट्स, ठीक है। लेकिन रूल ऑफ एस्टॉपल किसके अगेंस्ट काम नहीं करता, जिस व्यक्ति को सच पहले से ही पता है। एक पात्रा यूनिवर्सिटी का केस था, सॉरी कौन सा, एक यूनिवर्सिटी था ना, बीजू पटनायक टेक यूनिवर्सिटी का केस था कि एक आपने एग्जाम लिया और फिर बाद में क्या कर दिया, एग्जाम लेने के बाद ये बोला कि बच्चों को एक और क्या करना है, एक और एग्जाम देना पड़ेगा। तो कोर्ट ने क्या बोला, सही है गलत है, गलत है, ठीक है। उसके एस्टॉपल के टाइप कितने होते हैं, पहला एस्टॉपल बाय इलेक्शन, कंस्ट्रक्टिव एस्टॉपल मतलब कोई एक्चुअल नोटिस देके, कंस्ट्रक्टिव नोटिस देके एस्टॉपल करना। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक पे एक्सेप्ट कर लिया कोई चीज, तुमको अलग से नहीं बताया, बट मैंने क्या कर दिया, मेरे जितने फेसबुक के फ्रेंड है मैंने उन सबको कोई नोटिस देके बोल दिया कि मेरी शादी हो गई, तो शादी हो गई मेरी, तो मेरी शादी हो गई, भले मैंने स्पेसिफिकली नहीं बताया। कंस्ट्रक्टिव। तीसरा, इक्विटेबल एस्टॉपल इज नथिंग, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना और बाद में क्या कर देना, डिनाई कर देना। देन एस्टॉपल बाय साइलेंस मतलब कोई मुझे बोलता है कि तुम पागल हो, मैं चुप हूं, इसका मतलब क्या है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और क्या था, कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपका सिलेबस 30 अप्रैल तक खत्म करा दूंगा, क्या है ये भी एक एस्टॉपल है। 30 अप्रैल तक आपका सिलेबस मुझे क्या करना है, खत्म करना है। अगर नहीं कराया तो आप मेरे खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? और इसी के साथ अपना चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। शेल प्रिज्यूम में प्रिज्यूम वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने जो पहले पढ़ा है वही पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, और इसी के साथ अपना ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। ऑनलाइन वाले बच्चों अभी क्लियर है चैप्टर एकदम अच्छे से?